मैं आ गया लेकर के ग्रेविटेशन चैप्टर के शॉर्ट रिवीजन। कॉन्सेप्ट को हम लोग जस्ट रिकॉल करेंगे, मेन फार्मूलाज को रिकॉल करेंगे सच दैट कि न्यूमेरिकल सॉल्व करने में आपको परेशानी कम से कम आए, एमसीक्यू सॉल्व करने में खोपड़ी काम कर सके। तो इसलिए आज का जो टॉपिक है ग्रेविटेशन, शॉर्ट टाइम में 1 घंटे या 1.5 घंटे में हम लोग इसके मेन कॉन्सेप्ट को क्लियर करने का कोशिश करेंगे। और ये है टॉपिक्स, सब टॉपिक्स जो कि हमें कवर करने हैं। ठीक है भाई, ये सारे सब टॉपिक्स हम लोगों को कवर कर लेने पड़ेंगे। ठीक है, वेरी शॉर्ट टाइम में, इसलिए थोड़ा सा क्विकली चलेंगे हम लोग। और आपको भी ध्यान रखना है पढ़ने क्या क्या है। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे 0 लेवल से, दैट इज न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। फिर हम लोग देखेंगे केपलर्स लॉ, 3 केपलर के लॉ हैं भाई इंटरप्लेनेटरी मोशन के लिए। फिर इसी के साथ देखेंगे सैटेलाइट मोशन, वेरिएशन इन जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जो 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हम लोग समझते हैं वो वेरी करता है भाई। इसके 4 फैक्टर्स हैं जिस पे डिपेंडेंसी होती है, वो सब हम लोगों को देखने हैं, कैसे कैसे क्या फार्मूलाज हैं देखने हैं। फिर देखेंगे ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी, फिर देखेंगे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल और फिर पोटेंशियल एनर्जी। ये दोनों रिलेटेड टर्म है बट दोनों बिल्कुल अलग अलग हैं, अलग अलग कॉन्सेप्ट है, समझना है, मिक्स नहीं करने हैं। और लास्ट में देखेंगे वेटलेसनेस देखेंगे कि वो क्या होता है और कैसे हम लोग समझ पाएंगे, उस पर क्वेश्चन कैसे कर पाएंगे। ठीक है भाई, तो स्टार्ट करते हैं कि करके। सबसे पहले क्या स्टार्ट करेंगे भाई, न्यूटन्स लॉ से स्टार्ट करेंगे। तो ठीक है भाई, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन हम लोग सब लोग बहुत पहले से जानते हैं भाई, इसमें कुछ खास बात है ही नहीं जो कि आपको पता ना हो। M1 M2 ये दोनों रेस्ट मास होने चाहिए। एक चीज़ जो आपको हो सकता है मिसिंग हो, ये दोनों क्या होने चाहिए, रेस्ट मास होने चाहिए। अगर किसी का रेस्ट मास ना हो तो उस पर ग्रेविटेशनल फोर्स न्यूटन्स लॉ काम नहीं करेगा। फॉर एग्जांपल फोटोन हम लोग पढ़ते हैं ना, रेडिएशन फोटोन्स होता है। रेडिएशन में फोटोन्स जो ट्रेवल करते हैं स्पीड ऑफ लाइट से, रेडिएशन जो सनलाइट है, फोटोन्स का रेस्ट मास होता है 0 बट डायनेमिक मास होता है, डायनेमिक मास होता है। और वो कितना होता है भाई, तो एनर्जी इज इक्वल टू mc² से हम लोग निकालते हैं। तो ये जो डायनेमिक मोड का मास है उससे काम नहीं चलेगा। ये तो ठीक है भाई, लेकिन डायनेमिक मोड का मास है बट रेस्ट मास तो 0 है, इसलिए इस पर न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन काम नहीं करेगा। तो चलो एक बात तो कम से कम ये आपको जानना था कि ये दोनों रेस्ट मास हैं। और जब ये आर्ट सेपरेशन होता है तो इस पे ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन 2 मास, जिसमें कि दोनों नॉन जीरो मास हैं भाई, जीरो तो होता ही नहीं है मास। अगर ये पार्टिकल है तो मास जरूर होगा। और वो कितना होगा फोर्स भाई, तो G m1 m2 अपॉन r² होता है। G है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। क्या है ये, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, क्योंकि इसका जो वैल्यू है 6.67 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg², न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg²। तो ये वैल्यू फिक्स्ड है, इंडिपेंडेंट ऑफ मीडियम। मतलब ये एयर में रखो, वाटर में रखो, किसी भी मीडियम में रख लो, ये फोर्स बिटवीन 2 मास इतने ही रहेंगे। ये यूनिवर्सल है भाई, पूरे यूनिवर्स में कोई भी मीडियम रहे और ये m1 m2 यूनिवर्स में कहीं भी रहे तो एक दूसरे पे जो फोर्स लगेंगे वो इतना ही लगेगा। एवरी बॉडी इन दिस यूनिवर्स आर एक्सर्टिंग ग्रेविटेशनल फोर्स टू ईच अदर, और जिसका जितना मास है उसके कॉरस्पॉन्डिंग फोर्स लग रहे हैं। ये इनवर्स स्क्वायर लॉ फोर्स है। क्यों भाई, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ सेपरेशन है, इसलिए इसको इनवर्स स्क्वायर लॉ भी बोलते हैं। ठीक है, इसको सेंट्रल फोर्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई, सेंट्रल फोर्स बोलते हैं। ये क्यों बोलते हैं भाई, क्योंकि ये सेंटर ऑफ M1 सेंटर ऑफ M2 ज्वाइनिंग लाइन के अलोंग ही फोर्स काम करता है। और ये फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 दोनों इक्वल एंड अपोजिट भी होते हैं। दैट इज न्यूटन्स थर्ड लॉ भी फॉलोड होता है। F12 इज इक्वल टू माइनस ऑफ F21, मीन्स दोनों एक दूसरे पे इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगाते हैं। दैट इज थर्ड लॉ फॉलोड होता है। थर्ड लॉ न्यूटन का वो जरूर फॉलोड होता है। इनवर्स स्क्वायर लॉ, सेंट्रल लॉ, थर्ड लॉ को फॉलो करेंगे। और ये जो फोर्स होता है ग्रेविटेशनल फोर्स, ये कैसा फोर्स है भाई, तो कंजर्वेटिव फोर्स है। और हम लोगों ने देखा था वर्क पावर एनर्जी वाले चैप्टर में कि कोई भी कंजर्वेटिव फोर्स है तो ऐसे फोर्स के अगेंस्ट किया हुआ वर्क डन स्टोर करके कंजर्व करके रख सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। इसलिए ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट किया हुआ वर्क डन हम लोग स्टोर करके रख सकते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में, क्योंकि ये कंजर्वेटिव फोर्स है। ठीक है, और कंजर्वेटिव फोर्स का राउंड ट्रिप में वर्क डन क्या होता है, 0 होता है। इसलिए ऐसे फोर्स का अगर हम लोग राउंड ट्रिप में वर्क डन निकालेंगे तो क्या मिलेगा भाई, तो वो 0 मिलेगा। कंजर्वेटिव फोर्स ऐसा ही फोर्स होता है जिसका वर्क डन पाथ से इंडिपेंडेंट हो। ऐसे का वर्क डन क्या होता है, पाथ से इंडिपेंडेंट होता है। मीन्स इनिशियल से लेकर के फाइनल ले जाएंगे तो mgh वर्क होगा अगेंस्ट ग्रेविटी। वर्क डन क्या होगा, अगेंस्ट ग्रेविटी फोर्स क्या होगा, mgh।
और वर्क डन बाई ग्रेविटी फोर्स क्या बोलेंगे भाई, तो वर्क डन बाई ग्रेविटी फोर्स निकालना होगा। तो इस ग्रेविटी का फोर्स जो mg लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट इधर करा रहे हो अपवर्ड में, जबकि ग्रेविटी फोर्स डाउनवर्ड में लग रहा है, तो इसका वर्क डन क्या हो जाएगा भाई, ये s जो कि h हाइट कवर कराए हो, तो इसका mg है डाउनवर्ड में, डिस्प्लेसमेंट हुआ h ऊपर, और ये दोनों के बीच का एंगल है पाई, इसलिए वर्क डन क्या हो जाएगा, तो mgh हो जाएगा निगेटिव में, माइनस mgh इज वर्क डन बाई ग्रेविटी, वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी इज प्लस mgh, क्योंकि वर्क डन अगेंस्ट एनी फोर्स निकालते हैं तो इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगाते हैं, तो mg जितना डाउनवर्ड लग रहा था उतना ही तुम्हें अपवर्ड में लगाना पड़ता। इस एक्सटर्नल फोर्स का वर्क डन हम लोग निकालते, इक्वल एंड अपोजिट फोर्स का वर्क डन निकालते, तो वर्क डन ग्रेविटी के अगेंस्ट मिलता। सो ये सब जो मेन बात है वो ज़रूर याद रखने हैं, और इसमें हम लोग इसका यूज़ करेंगे कभी भी, जब भी फोर्स हमें लिखना पड़ेगा तो वो लिखेंगे। और ये वैलिड है किसके लिए भाई, तो ये पॉइंट मासेस के लिए वैलिड है, ठीक है, पॉइंट मास के लिए वैलिड है, वैलिड फॉर पॉइंट मासेस एंड स्फेरिकल मासेस के लिए वैलिड है। पॉइंट मास या स्फेरिकल मास, मतलब मेरे कहने का है कि अगर ये एक रॉड हो और एक यहाँ पे स्फेयर रख दें, तो इन दोनों के बीच में फोर्स लिखना हो, तो ये m1 है, ये m2 है, तो ऐसा फोर्स न्यूटन्स लॉ वाला G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर ये नहीं लिख सकते, नहीं लिख सकते। लेकिन r अगर वेरी वेरी लार्ज हो जाए कंपेयर टू द साइज, इस साइज से, इस स्फेयर या रॉड के साइज से वेरी वेरी लार्ज सेपरेशन हो जाए, 50 किलोमीटर हो जाए, 100 किलोमीटर हो जाए, तो उस कंडीशन में ये रॉड का मास भी पॉइंट मास बन जाएगा, ये भी पॉइंट मास हो जाएगा, क्योंकि साइज के रिस्पेक्ट में सेपरेशन जब बहुत बहुत लार्ज हो, जब ऐसा हो जाए तो फिर हम लोग G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर ज़रूर कर सकते हैं, फिर ये ज़रूर कर सकते हैं। ऐसे केस में ये नहीं लिख सकते, ऐसे केस में फोर्स निकालने के लिए हमें एलिमेंट लेकर के काम करना होता है, वो आपके सिलेबस से बाहर हो जाता है। ठीक है भाई, चलो यहाँ तक समझ गए। न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का जो मेन बात था वो आप समझ गए, रिकॉल कर लिए। न्यूमेरिकल में हम लोग खूब यूज़ करेंगे, इसका लिखने में कोई परेशानी नहीं होना चाहिए। G m1 m2 पॉइंट मासेस, मतलब सेपरेशन लार्ज हो कंपेयर टू द साइज ऑफ द मास, ठीक है, तो ये वैलिड होता है। क्लियर है यहाँ तक? चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, केपलर्स लॉ। तो केपलर्स लॉ देखने हैं, इसके 3 लॉज हैं भाई। केपलर लॉ ऑफ इंटरप्लेनेटरी मोशन, मतलब प्लैनेट्स जो एक दूसरे के अराउंड रिवॉल्व कर रहे हैं, प्लैनेट रिवॉल्व कर रहे हैं भाई, अर्थ के चारों तरफ मून रिवॉल्व कर रहा है, या कोई सैटेलाइट रिवॉल्व कर रहा है, या अर्थ खुद सन के अराउंड रिवॉल्व कर रहा हो, तो ऐसे मोशन के लिए केपलर साहब ने लॉज दिए हुए हैं। सबसे फर्स्ट लॉ क्या है भाई, तो सबसे पहले है लॉ ऑफ ऑर्बिट। लॉ ऑफ ऑर्बिट, ऑर्बिट के रिगार्डिंग उन्होंने बताया लॉ। क्या बताया भाई, तो उन्होंने ये बताया कि जो भी इंटरप्लेनेटरी मोशन हो रहे हैं वो सर्कुलर ऑर्बिट में नहीं हो रहे हैं। किस में हो रहे हैं भाई, इलिप्टिकल ऑर्बिट में हो रहे हैं विद सन एट वन फोकस। देखो भाई, इलिप्स में 2 फोकस होते हैं, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, ऐसा फोकस होता है। तो उनका कहना था कि जो इंटरप्लेनेटरी मोशन हो रहा है उनमें से वो इलिप्टिकल पाथ में है और सन एक फोकस पे है, और उसके चारों तरफ ये अर्थ समझो रिवॉल्व हो रहा है। अर्थ इस तरह से रिवॉल्व कर रहा है, मार्स है वो रिवॉल्व कर रहा है इस तरह से। इसके 2 फोकस में से एक पे रहेंगे सन। इलिप्स में 2 फोकस होता है, सबको पता है भाई। और अगर मान लो जुपिटर की बात करें तो जुपिटर ऐसे रिवॉल्व कर रहा है, ऐसे 2 में से एक पे सन। और कोई अलग है, वेनस है मान लो, तो ये भी इस तरह से रिवॉल्व कर रहा है, एक पे सन। इस तरह से सबके ऑर्बिट्स हैं। और ये कैसे ऑर्बिट्स हैं भाई, तो इलिप्टिकल ऑर्बिट हैं, इलिप्टिकल ऑर्बिट्स हैं, ठीक है, विद सन एट वन फोकस, विद सन एट वन ऑफ द फोकस, ठीक है। पाथ हमारा सर्कुलर नहीं है। दूसरा क्या है भाई, तो दूसरा है लॉ ऑफ एरिया। लॉ ऑफ एरिया बोले या लॉ ऑफ एरियल वेलोसिटी बोले, लॉ ऑफ एरिया और लॉ ऑफ एरियल वेलोसिटी, जरा इसको समझा जाए, इंपॉर्टेंट है। तो इसको समझने के लिए एक हमने इलिप्स समझो बनाए, ठीक है भाई। एक इलिप्स है जिसमें से ये है, इसको बोलते हैं हम लोग सेमी मेजर एक्सिस। क्या बोलते हैं इसको, मेजर एक्सिस बोलते हैं। इसका हाफ पोर्शन को सेमी मेजर एक्सिस बोलेंगे। ये है सेमी माइनर एक्सिस, तो ये वाला है B से रिप्रेजेंट करते हैं, ये A से रिप्रेजेंट करते हैं, सेमी मेजर एक्सिस, सेमी माइनर एक्सिस। और उनका कहना था केपलर साहब का कि ये इलिप्टिकल पाथ तो है विद सन एट वन ऑफ द फोकस, बट इसमें जो सेमी मेजर एक्सिस और सेमी माइनर एक्सिस है, इनका डिफरेंस जो होता है, इनका डिफरेंस दैट इज A माइनस B का जो वैल्यू है वो ओनली
3% ही होता है। इट मीन्स अप्रॉक्सीमेटली ए इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू बी एंड इट कैन बी सपोज टू बी रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ। मतलब ये समझ सकते हो कि अगर ए और बी में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, ए और बी में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, एक 100 किलोमीटर है, दूसरा 97 किलोमीटर है, 3% का ही तो डिफरेंस है, तो ऐसे कंडीशन में इट विल बी अप्रॉक्सीमेटली ए सर्कुलर ऑर्बिट। अप्रॉक्सीमेटली क्या होगा, ये सर्कुलर, ये सेमी मेजर एक्सिस से थोड़ा बड़ा है और ये सेमी माइनर एक्सिस है, जो माइनर एक्सिस है वो थोड़ा छोटा है, थोड़ा सा डिफरेंस है इन दोनों में, थोड़ा सा डिफरेंस है, इसलिए थोड़ा सा डिफरेंस होने के लिए 3% का ही ओनली डिफरेंस है। तो इस कंडीशन में अप्रॉक्सीमेटली इट कैन बी टेकन एज सर्कुलर ऑर्बिट। अप्रॉक्सीमेटली क्या होगा, सर्कुलर ऑर्बिट। तो चलो भाई ये तो ठीक है। अब इसमें एरियल वेलोसिटी की क्या बात हो रही है भाई, तो एरियल वेलोसिटी का बात समझना है हम लोगों को। तो एरियल वेलोसिटी का बात को समझने के लिए सबसे पहले तो एक सन बना लेते हैं यहाँ पे भाई। ये अपना सन हो गया, इसी के अराउंड इंटरप्लेनेटरी मोशन हो रहा है। चलो भाई ये सन हो गया, और ये पता है तुम्हें बहुत ज़्यादा ए और बी में डिफरेंस नहीं होता, इसलिए अप्रॉक्सीमेटली हमारा सर्कुलर पाथ समझते हैं हम लोग। बट एग्जैक्टली में बोले तो क्या है, ये इलिप्टिकल पाथ में होना है। तो चलो भाई अभी ये मान लो प्लैनेट यहाँ है, रिवॉल्व कर रहा है, थोड़े टाइम के बाद ये यहाँ आ गया, तो रेडियल लाइन मीन्स इसके सेंटर से इसके सेंटर को मिलाओ, ये रेडियल लाइन ने इतना एरिया स्वैप किया, यहाँ t इज इक्वल टू 0 पे था, यहाँ t इज इक्वल टू डेल्टा टी टाइम पर है। अब मान लो ये रिवॉल्व करता हुआ यहाँ पहुँच गया। चलो भाई ये t इज इक्वल टू टी नॉट टाइम पे है, तो फिर ये डेल्टा टी टाइम के बाद कहीं यहाँ पहुँचेगा, t इज इक्वल टू टी नॉट प्लस डेल्टा टी टाइम। ठीक है भाई, t इज इक्वल टू टी नॉट प्लस डेल्टा टी टाइम पे ये यहाँ पहुँचा। ठीक है भाई, यहाँ पहुँच गया। तो अब एरिया जो स्वैप हुआ डेल्टा टी टाइम में, वो कितना एरिया स्वैप हुआ भाई, तो ये एरिया स्वैप हुआ। तो उनका कहना था केपलर साहब का कि इक्वल टाइम इंटरवल डेल्टा टी यहाँ भी, डेल्टा टी ही यहाँ भी हुआ 0 से लेकर के डेल्टा टी टाइम, मीन्स डेल्टा टी टाइम में जो भी एरिया कवर हुआ है, स्वैप हुआ है, उतना ही एरिया फिर डेल्टा टी, अगर हम लोग कहीं से टाइम काउंट स्टार्ट करें तो फर्दर डेल्टा टी टाइम में उतना ही एरिया स्वैप होगा। जब यहाँ पहुँच गया, मान लो यहाँ पहुँच जाए, और यहाँ पे मान लो टी इज इक्वल टू टी डैश है, और यहाँ पे मान लो हम लोग पहुँचते हैं तो वो है टी डैश प्लस डेल्टा टी टाइम। तो उस कंडीशन में ये वाला जो एरिया होगा ये भी उतना ही एरिया स्वैप होगा जितना इधर हुआ था। ठीक है, मीन्स ये एरिया सेम होगा, ऐसा नहीं कि डिस्टेंस सेम होगा। डिस्टेंस तो ये वाला बहुत कम है और ये वाला डिस्टेंस ज़्यादा है, ये वाला डिस्टेंस भी और ज़्यादा है, लेकिन हम लोग का एरिया स्वैपिंग हमेशा सेम होगा। मीन्स एरिया अगर ट्रेवर्स हो रहा है डेल्टा ए इन डेल्टा टी टाइम, तो दिस विल बी कांस्टेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। मतलब टाइम के रिस्पेक्ट में ये चेंज नहीं होने वाला, चाहे वो टाइम कभी का हो, जब ये ज़्यादा डिस्टेंस पे है सन से तब का देखें या पास है तब का देखें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। एरिया स्वैप करने का रेट वो हमारा सेम होगा। एरियल वेलोसिटी, इसको हम लोग dA/dt भी बोलते हैं। dt टाइम में एरिया स्वैप हुआ, अगर dA तो dA/dt इज एरियल वेलोसिटी, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, एरियल वेलोसिटी। और आगे चल करके अगर हम इसको डेराइव करना चाहें तो ये होता है एंगुलर मोमेंटम डिवाइडेड बाई 2 इंटू मास ऑफ द रिवॉल्विंग बॉडी। ये एरियल वेलोसिटी का ये फॉर्मूला आता है। ठीक है, ये कैसे आता है ये भी हम लोग चाहें तो निकाल सकते हैं। एरियल वेलोसिटी निकालना होगा अगर, तो अप्रॉक्सीमेटली हम लोग सर्कुलर समझ करके निकाल सकते हैं। अगर इसने मान लो टी टाइम में t इज इक्वल टू 0 पे यहाँ था, t इज इक्वल टू टी टाइम पे यहाँ आ गया और ये थीटा एंगल ट्रेवर्स किया, तो हम लोग ये थीटा निकाल सकते हैं, ये एरिया निकाल सकते हैं। थीटा जब है तो ये एरिया निकाल सकते हैं, कितना एरिया स्वैप हुआ भाई, तो एरिया टी टाइम में जो स्वैप हुआ है उसका वैल्यू हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। कितना भाई, तो पाई आर स्क्वायर एरिया हो जाता, पाई आर स्क्वायर एरिया स्वैप हो जाता। कब भाई, जब ये 2 पाई एंगल चलता तो, लेकिन ये तो थीटा ही एंगल चला है भाई, तो इतना ही एरिया स्वैप होगा। सो एरिया स्वैप्ड फॉर थीटा एंगल ट्रेवर्स करने पे ये जो एरिया स्वैप हुआ है वो यही है। ठीक है, यूनिटरी मेथड से भी निकाल सकते हो भाई। कांस्टेंट स्पीड, जब सर्कुलर मानोगे तो ये कांस्टेंट स्पीड से चलता रहेगा। तो अगर हमारा ये 2 पाई एंगल ट्रेवर्स करता तो पाई आर स्क्वायर एरिया कवर करता, लेकिन किस्मत सही नहीं था और थीटा एंगल ही ट्रेवर्स कर पाया, तो एरिया कितना कवर करेगा, पाई आर स्क्वायर अपॉन 2 पाई इंटू थीटा, यही एरिया सब कर पाएगा। सो यही एरिया हो जाएगा टी टाइम का एरिया। तो ठीक है भाई, टी टाइम का एरिया ये हो गया, पाई पाई कैंसिल हो गया और एरिया टी टाइम पे जो ट्रेवर्स हुआ
वो कितना हो गया भाई, तो हाफ आर स्क्वायर थीटा हो गया, ये है। और अप्रॉक्सीमेटली सर्कुलर मान करके ही ये केपलर्स लॉ का हम लोग ये सेकेंड लॉ का प्रूव करते भी हैं। तो ये देखो जरा, अब इसमें हम लोग एरियल वेलोसिटी निकालें भाई, तो ठीक है भाई, इसको डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम, मीन्स एरिया में जो टी टाइम पे ये एरिया है वो टाइम के साथ किस रेट से चेंज कर रहा है। सो वी विल डिफरेंशिएट करेंगे तो हाफ तो कांस्टेंट है, आर स्क्वायर सर्कुलर ऑर्बिट है, आर भी कांस्टेंट है, ये बचा क्या भाई, तो डी थीटा बाई डी टी, इसी को हमें करने हैं। तो ये क्या मिलेगा भाई, तो ओमेगा मिलेगा, तो हाफ आर स्क्वायर इंटू ओमेगा, ये मिल जाएगा। अब देखो एंगुलर मोमेंटम के टर्म में लिखना चाहते हो तो एंगुलर मोमेंटम के टर्म में हम लोग लिख सकते हैं कैसे भाई, एम वी आर, सर्कुलर मोशन में एम वी आर होता है एंगुलर मोमेंटम, क्योंकि एंगुलर मोमेंटम जो होता है वो लीनियर मोमेंटम मल्टीप्लाइड बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है, याद होगा। तो लीनियर मोमेंटम सर्कुलर मोशन कर रहा है तो एम वी है और परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये आर है। लीनियर मोमेंटम इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज आर अबाउट द सेंटर। तो यहाँ पे एम वी है लीनियर मोमेंटम, परपेंडिकुलर डिस्टेंस आर है, इसलिए एंगुलर मोमेंटम इज एम वी आर। ये सब लोग रेडीमेड भी जानते हैं ये फॉर्मूला। तो हमने क्या करना है भाई, तो ये देख लो यहाँ पे हाफ और ये आर और एक आर ओमेगा को एक साथ कर दें तो ये बन जाएगा वी, वी इज इक्वल टू आर ओमेगा होता है। सर्कुलर मोशन में जो वी होता है ये तो मोमेंटम लेके चल रहा है भाई, ये मोमेंटम है पी इज इक्वल टू एम बी, लेकिन हमारा वेलोसिटी स्पीड जो होता है वो आर ओमेगा होता ही है भाई। कोई भी सर्कुलर मोशन हो रहा हो तो स्पीड कितना है, तो आर ओमेगा है भाई। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं, देखो तो ये हो गया हाफ आर इंटू ये वी, यही है। ठीक है, अब इसको हम लोग क्या करें, तो एंगुलर मोमेंटम लाने के लिए एम वी आर चाहिए, तो एम से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो ये मिल जाएगा एम आर वी डिवाइडेड बाई 2 और एम से मल्टीप्लाई डिवाइड किया, एम वी आर क्या बन गया, एंगुलर मोमेंटम बन गया। इसका मतलब ये न्यूमरेटर में आ गया एंगुलर मोमेंटम, डिनोमिनेटर में क्या आ गया भाई, तो 2m आ गया, डिनोमिनेटर में 2m आ गया। सो एरियल वेलोसिटी क्या हो गया, एंगुलर मोमेंटम डिवाइडेड बाई 2m हो गया। और एंगुलर मोमेंटम रहता है ड्यूरिंग इंटरप्लेनेटरी मोशन, कांस्टेंट होता है। ठीक है, एंगुलर मोमेंटम इज कांस्टेंट, मास तो जो रिवॉल्विंग बॉडी है तो वो तो कांस्टेंट है ही, एंगुलर मोमेंटम भी कांस्टेंट है। एंगुलर मोमेंटम क्यों कांस्टेंट है, तो ये कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम का लॉ है भाई। एंगुलर मोमेंटम क्यों कांस्टेंट हो गया, तो एंगुलर मोमेंटम इसलिए कांस्टेंट हो गया भाई कि टॉर्क जीरो है। और प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम क्या कहता है भाई, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम कहता है कि एंगुलर मोमेंटम में जो रेट ऑफ चेंज है वो टॉर्क एक्सटर्नल होता है, और यहाँ पे अगर टॉर्क एक्सटर्नल जीरो हो जाए तो एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट रहेगा। सो एंगुलर मोमेंटम रिवॉल्विंग बॉडी का कांस्टेंट ही रहेगा क्योंकि यहाँ टॉर्क जीरो है। कैसे टॉर्क जीरो है, तो देखो भाई कैसे टॉर्क जीरो, जब यहाँ है तो इस पे फोर्स ऐसे लग रहा है, मींस टुवर्ड्स द सेंटर फोर्स लग रहा है, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स इज सेंट्रल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स इज सेंट्रल फोर्स, मींस सेंटर टू सेंटर ज्वाइनिंग लाइन ही काम कर रहा है और एक ही तो फोर्स है, इसलिए सेंट्रल फोर्स जब है तो उस कंडीशन में इसका टॉर्क क्या होगा, तो लाइन ऑफ एक्शन ही हमारा ऐसे पास कर रहा है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस जीरो है, इसलिए फोर्स का वैल्यू इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है, फोर्स का वैल्यू इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो दिस विल बी टॉर्क वैल्यू। और ये टॉर्क वैल्यू क्या आएगा, फोर्स तो है हमारा, जो भी फोर्स है GM1 M2 अपॉन R स्क्वायर है, बट इस फोर्स के वैल्यू से हमारा कोई मतलब नहीं रह गया क्योंकि परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही जीरो है। सो टॉर्क जीरो तो एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट, इसलिए एरियल वेलोसिटी भी है कांस्टेंट। ये समझ गए, एरियल वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट है। तो ये था सेकेंड लॉ, ये क्या था भाई, तो ये था सेकेंड लॉ, एरियल वेलोसिटी कांस्टेंट इज सेकेंड लॉ। ठीक है भाई, चलो अब थर्ड लॉ पे चलते हैं हम लोग। एरियल वेलोसिटी कांस्टेंट, याद रखना L/2m, तो एरियल वेलोसिटी कांस्टेंट है। थर्ड लॉ है लॉ ऑफ टाइम, लॉ ऑफ टाइम पीरियड बोल सकते हैं इसको, लॉ ऑफ टाइम पीरियड। ये क्या कहता है वो भी जरा समझा जाए। तो ये कहता है भाई कि कोई भी इलिप्टिकल पाथ पे जो मोशन हो रहा है, एग्जैक्टली इलिप्टिकल अप्रॉक्सीमेटली सर्कुलर जो मोशन हो रहा है, एक पे सन है, ये जो मोशन हो रहा है भाई, तो इस मोशन के लिए जरा ध्यान रखना है ये कि इसका जो टाइम पीरियड होगा, मीन्स यहाँ से स्टार्ट किए t इज इक्वल टू 0 पे स्टार्ट किए, तो ये एक रोटेशन कंप्लीट करने के बाद जब ये वापस यहाँ आएगा तो उस समय इसका टाइम t हो जाएगा। अगर यहाँ पे हम लोग टाइम काउंटिंग शुरू करते हैं t डैश है, तो फिर यहाँ पे कब पहुँच रहा है भाई, तो तब पहुँच रहा है यहाँ पे t डैश प्लस t टाइम पे, कैपिटल T टाइम इज द टाइम पीरियड। तो बोला गया लॉ ऑफ टाइम पीरियड में भाई कि टाइम पीरियड का स्क्वायर जो है वो प्रोपोर्शनल टू क्यूब ऑफ सेमी मेजर एक्सिस है। ठीक है, अगर ये केपलर लॉ का कहना है यही कि टाइम स्क्वायर ऑफ द टाइम पीरियड इज प्रोपोर्शनल टू
क्यूब ऑफ सेमी मेजर एक्सिस, बट हम लोग प्रूव जब करते हैं तो इसको क्यूब ऑफ रेडियस समझते हैं। क्यों भाई? क्योंकि रेडियस ही अप्रॉक्सीमेटली सेमी मेजर है और वही अप्रॉक्सीमेटली सेमी माइनर एक्सिस भी है। ठीक है, क्योंकि बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता, इसलिए हम लोग ये वाला प्रूफ भी करते हैं ये। लेकिन स्टेटमेंट ये लिखते हैं, केपलर साहब का स्टेटमेंट जरूर ये है, टी स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू क्यूब ऑफ द सेमी मेजर एक्सिस और क्यूब ऑफ द रेडियस ऑफ द अप्रॉक्सीमेटली सर्कुलर पाथ। क्लियर है? अब इसका भी हम लोग प्रूफ करते हैं, इसका भी प्रूफ करते हैं। फर्स्ट लॉ तो लॉ ऑफ ऑर्बिट जो था वो इन्फॉर्मेटिव था भाई, कि इलिप्टिकल पाथ एग्जैक्टली होने हैं, सर्कुलर पाथ अप्रॉक्सीमेटली ही है विद सन एट वन ऑफ द फोकस। लॉ ऑफ एरिया है, इसका प्रूफ होता है। लॉ ऑफ टाइम पीरियड, इसका भी प्रूफ होगा। तो इसका प्रूफ करने के लिए हम लोगों को देखने पड़ेंगे क्या भाई? तो सैटेलाइट मोशन देखेंगे तो ये हम लोग लॉ ऑफ टाइम पीरियड भी प्रूव कर पाएंगे। तो चलो भाई हम लोग सैटेलाइट मोशन पे आगे बढ़ते हैं। सैटेलाइट मोशन क्या होता है ये जरा समझें। तो ये इसको हम लोग समझेंगे कि ये कैपिटल एम है भाई, और ये समझो अर्थ समझ लो, या सन के चारों तरफ अर्थ को समझो, या अर्थ के चारों तरफ मून को समझो। तो सैटेलाइट मोशन समझ रहे हैं तो अर्थ का ही समझे। मान लो यही अर्थ है, वैलिड है। सन के चारों तरफ कोई रिवॉल्व कर रहा है उसके लिए भी, मून के चारों तरफ कोई रिवॉल्व कर रहा है उसके लिए भी। ठीक है, सैटेलाइट मोशन, तो इसके सराउंडिंग में सैटेलाइट रिवॉल्व कर रहा है भाई। इस तरह से पाथ है सर्कुलर अप्रॉक्सीमेटली, और ये स्मॉल एम है, और ये इस तरह से इस पर फोर्स लगा रहा है भाई। कैपिटल एम इज एक्सर्टिंग सम फोर्स, क्योंकि ये फोर्स जब लगाएगा तभी तो हमारा सर्कुलर मोशन हो पाएगा। तो आर रेडियस है इसका, ये एम मास है। ठीक है भाई, तो ये जब सर्कुलर पाथ फॉलो हो रहा है, ध्यान देना, ये ऑर्बिटिंग स्पीड है। ये ऑर्बिटिंग स्पीड कितना होता है? तो अंडर रूट GM/r होता है। कैसे होता है वो अभी प्रूफ भी कर लेंगे हम लोग, लेकिन ये हमारा ऑर्बिटिंग स्पीड है। क्या है ये ऑर्बिटिंग स्पीड? कैसे निकालेंगे? तो निकाल लेते हैं भाई। और फाइनली हमें प्रूफ क्या करना है? तो केपलर का थर्ड लॉ अगर प्रूफ करना है तो ये है, टी स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू आर क्यू। ये प्रूफ करने हैं, बट इसको प्रूफ करने के रास्ते में बहुत सारे छोटे छोटे फॉर्मूला और कॉन्सेप्ट आएंगे, वो सब भी ध्यान रखने हैं, उन पे भी क्वेश्चन बनने हैं। चलो देखो, ऑर्बिटिंग स्पीड कैसे निकालें। तो भाई कोई भी सर्कुलर मोशन हो तो उसके लिए सेंट्रीपिटल फोर्स जरूर चाहिए होता है, और ये सेंट्रीपिटल फोर्स कौन यहाँ प्रोवाइड करेगा भाई? तो यहाँ पे प्रोवाइड करेगा ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स कितना है? तो एम मास यहाँ रिवॉल्व कर रहा है v0 स्पीड से, तो mv²/r इज द रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स एंड इट इज बीन प्रोवाइडेड। ये कौन प्रोवाइड कर रहा है भाई? तो ये अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन स्मॉल एम ये प्रोवाइड कर रहा है। तो हम लोग यहाँ क्या लिखेंगे भाई? तो Gmm/r², यही तो है ग्रेविटेशनल फोर्स, ये प्रोवाइड कर रहा है। इसमें कुछ कैंसिल भी होंगे, एक r से एक r कैंसिल हो जाएगा, और एक स्मॉल m वाला भी कैंसिल हो जाएगा। बच जाएगा क्या? तो ऑर्बिटिंग स्पीड, वो कितना बच जाएगा? तो अंडर रूट G∩m/r। इट मीन्स ऑर्बिटिंग स्पीड does not depend on this small m, it depends on this capital M। कैपिटल M जिसके अराउंड सर्कुलेशन हो रहा है, जिसके अराउंड ऑर्बिटिंग हो रहा है, इस कैपिटल M पे डिपेंड करता है, और ये रेडियस पे डिपेंड करता है। ठीक है भाई, ये ऑर्बिटिंग स्पीड मिल गया। अगर हम लोगों को चाहिए होगा, मान लो काइनेटिक एनर्जी, अगर काइनेटिक एनर्जी चाहिए तो हम लोग क्या करेंगे? तो ऑर्बिटिंग स्पीड मिला हुआ है तो काइनेटिक एनर्जी निकाल सकते हैं। यहाँ पे हम लोग इस कैपिटल एम को एस्यूम क्या करते हैं भाई? रेस्ट में इसको एस्यूम करते हैं, और इसके चारों तरफ रिवॉल्व कर रहा है हमारा स्मॉल एम। तो हाफ एम vu² दैट इज ऑर्बिटिंग स्पीड का स्क्वायर करेंगे तो हाफ एम, और ऑर्बिटिंग स्पीड का स्क्वायर करोगे तो क्या मिलेगा? G∩m/r मिलेगा। मीन्स G∩m/2r इज द वैल्यू ऑफ काइनेटिक एनर्जी। इसको हम लोग काइनेटिक एनर्जी को अगर ई के समझें, काइनेटिक एनर्जी को क्या समझें? ई के समझें, पोटेंशियल एनर्जी भी निकाल सकते हैं। मतलब एनर्जी निकालने में पोटेंशियल एनर्जी भी पूछा जाता है। तो पोटेंशियल एनर्जी कितना होता है भाई? तो पोटेंशियल एनर्जी 2 मास सिस्टम का हम लोग वर्क पावर एनर्जी में भी देखा था। 2 मास सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी जब m1 और m2 r सेपरेशन पे होते हैं तो ऐसे सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी जो होता है वो कितना होता है भाई? तो -Gm1m2/r, -Gm1m2/r होता है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ 2 मास सिस्टम m1 एंड m2 सेपरेटेड बाई r। सो यहाँ पे भी 2 मास सिस्टम है तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा भाई? तो -Gm1m2, तो m1m2/r, ये हो जाएगा क्या भाई? तो ये हो गया पोटेंशियल एनर्जी। बहुत बढ़िया,
पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू अगर हम लोग कंपेयर करें काइनेटिक एनर्जी के वैल्यू से तो देख रहे हो कि काइनेटिक एनर्जी का जितना वैल्यू होता था उससे डबल वैल्यू है बट निगेटिव में है। तो इसको लिख सकते हैं -2 टाइम्स ई के। जितना काइनेटिक एनर्जी है उससे डबल वैल्यू का होगा बट निगेटिव होगा। काइनेटिक एनर्जी Gmm/2r, इसमें 2 से मल्टीप्लाई करो तो ये मिलेगा Gmm/r बट निगेटिव है। तो पोटेंशियल एनर्जी -2 टाइम्स काइनेटिक एनर्जी। अगर टोटल एनर्जी निकालना चाहोगे, टोटल एनर्जी भाई, तो टोटल एनर्जी तो काइनेटिक एनर्जी और प्लस पोटेंशियल एनर्जी समझा जाएगा, टोटल मैकेनिकल एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी था हमारा, काइनेटिक एनर्जी कितना था भाई, तो काइनेटिक एनर्जी था ई के। पोटेंशियल एनर्जी कितना है, तो -2 टाइम्स ई के। इसलिए क्या मिल गया हमें भाई, तो -e के मिल गया। क्या मिल गया हमें, तो -e के मिल गया भाई। टोटल एनर्जी -e के, इट मीन्स हम लोग बोल सकते हैं -Gmm/2r। यही तो होता था काइनेटिक एनर्जी। तो -e के हमने दिखा दिया। ये क्या है, तो टोटल एनर्जी है। सो टोटल एनर्जी का एक्सप्रेशन कभी भी आए तो हम लोग बोल सकते हैं क्या भाई, तो -e के। टोटल एनर्जी का वैल्यू है -e के। इसलिए ये ध्यान रखना, टोटल एनर्जी -e के, पोटेंशियल एनर्जी -2 टाइम्स ई के, और काइनेटिक एनर्जी तो है ही ई के। तो इसमें तो कोई परेशानी नहीं है। चलो ये तो एनर्जी की बात हो गई, लेकिन अपना फोकस कहाँ था कि इसको प्रूफ करना है, इसको प्रूफ करना है। तो इसको प्रूफ करने के लिए सिंपल सा काम करने पड़ेंगे। क्या भाई, तो थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं और तब बात कर लेते हैं। चलो कोई बात नहीं, यहाँ देखते हैं हम लोग भाई। तो इसको प्रूफ करना चाहते हो अगर, तो हम लोग एक बार पहले टाइम पीरियड निकालें तभी तो ये प्रूफ होगा। टाइम पीरियड कैसे निकालें भाई, टाइम पीरियड कैसे निकालें, तो ये r रेडियस का है, रिवॉल्व करता जाएगा, स्पीड भी मिल चुका है तो टाइम पीरियड मिल जाएगा। रिवॉल्व करते करते ये कितना इसको डिस्टेंस कवर करने पड़ेंगे भाई, v0 स्पीड से 2πr डिस्टेंस कवर करने पड़ेंगे। इसलिए टाइम पीरियड निकालना चाहते हो तो भाई पूरा डिस्टेंस कितना, तो 2πr कवर करने पड़ेंगे। कितनी स्पीड से, ये क्योंकि टाइम टेकन कितना मिलेगा हमें, तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड से ही तो मिलेगा। इतना डिस्टेंस कवर करना है और कितनी स्पीड से डिस्टेंस कवर करने हैं, ये फॉर्मूला यूज करेंगे। तो 2πr डिस्टेंस v0 स्पीड से चलने हैं। तो हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, यूज कर सकते हैं भाई। चलो इसको मैं मिटा देता हूँ यहाँ पे फिलहाल, और यहाँ पे हम लोग इसको प्रूव कर लेंगे। चलो भाई बहुत बढ़िया। तो t = हो गया 2πr, और ऑर्बिटिंग स्पीड का वैल्यू है √Gm/r। याद होगा ऑर्बिटिंग स्पीड क्या होता है भाई, तो ऑर्बिटिंग स्पीड होता है √Gm/r। वो तो लिख ही रखा है, बहुत बढ़िया। तो √G∩M/r, ये ध्यान रखना। ऑर्बिटिंग स्पीड ये निकाल रखा था हमने, √G∩M/r। तो यहाँ पे ये रख दिया हमने, तो ये आ गया वैल्यू। लेकिन ये तो रूट में आया तो स्क्वायर कर दिया जाए। तो स्क्वायरिंग हम लोग यहाँ से स्क्वायर करते हैं तो क्या मिल जाएगा, t² = 4π² r² इधर हो गया, और इधर डिनोमिनेटर में हो गया G∩M/r। तो इससे फाइनली हमें क्या मिला, तो देखो भाई फाइनली क्या मिला, t² = 4π² /Gm। ये हो गया कांस्टेंट, और ये r चला आएगा ऊपर और बन जाएगा ये r3। तो इस तरह से हमें मिल गया। ये कांस्टेंट है भाई, ये तो वैल्यू कांस्टेंट है। √, ये जो था हमारा स्क्वायर कर दिया तो √ तो गायब हो गया। तो G∩M कांस्टेंट है भाई, G∩M भी कांस्टेंट है, 4π² कांस्टेंट है। इसलिए यहाँ से लिख सकते हैं t² = डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r3। तो इस तरह से हम लोग प्रूव भी कर सकते हैं। लेकिन साथ में ज़रूर ध्यान रखना कि ऑर्बिटिंग स्पीड का फॉर्मूला क्या है, टोटल काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, क्योंकि ये बहुत ध्यान देना ज़रूरी है। ये तो बिल्कुल टिप्स पे याद रखना चाहिए भाई कि अगर हमारा काइनेटिक एनर्जी ई के है, काइनेटिक एनर्जी ई के है जो कि होता है Gmm/2r, ठीक है। तो पोटेंशियल एनर्जी जो होना है हमारा -2 टाइम्स ई के होना है। और पोटेंशियल एनर्जी तो ऐसे भी तुम्हें मालूम है भाई कि -Gmm/r होता है। तो एक अगर फॉर्मूला याद है तो तीनों याद है, एक अगर याद है तो ये तीनों याद है, क्योंकि -2 टाइम्स काइनेटिक एनर्जी है। तो जब यही पता है तो काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी सब पता है, रिलेशन आपस में याद रहना चाहिए, ठीक है। तो एनर्जी कंसिडरेशन भी देख लिया हम लोगों ने, ये भी देख लिया। चलो अब थोड़ा सा इसको मैं और आगे बढ़ाऊं। प्रूव तो हो चुका है, ये केपलर का थर्ड लॉ तो प्रूव हो चुका है। अब तो मैं सैटेलाइट मोशन देख रहा हूँ भाई। टोटल एनर्जी ये आया, टोटल एनर्जी ये आया, तो ये कुछ कहता है। क्या कहता है वो ज़रा आपको समझने की ज़रूरत है। क्या कहता है ज़रा इसको देखा जाए भाई। ये टोटल एनर्जी निगेटिव आया। टोटल एनर्जी निगेटिव मीन्स सिस्टम इज बाउंड।
मीन्स सिस्टम जो है हमारा, कौन सिस्टम है भाई यहाँ पे, तो m प्लस स्मॉल m, सिस्टम इज बाउंड, बाउंड है ये सिस्टम, मतलब ये फ्री नहीं है, ये फ्री नहीं है भाई, ये एक दूसरे से फ्री नहीं है, ये बाउंड है, सिस्टम बाउंड है, मतलब कैपिटल M स्मॉल m को छोड़ेगा नहीं, ये इसके साथ बंधा हुआ है, बंधा हुआ है, इसके साथ ही चलेगा, इसके साथ ही जिएगा, इसके साथ ही मरेगा, ये हमारा बाउंड सिस्टम है, ये फ्री नहीं होगा। फ्री होने के लिए सिस्टम का टोटल एनर्जी पॉजिटिव होना चाहिए या एटलीस्ट जीरो होना चाहिए। इस बात को जरा समझे हम लोग। चलो ठीक है भाई, इस चीज़ को समझे, कई लोग इसको समझ नहीं पाते बच्चे, तो इसको थोड़ा सा मैं अगर मैं एलिबरेट करूं, देखो भाई, अगर ये सिस्टम फ्री होता, अगर सिस्टम फ्री होता, फॉर फ्री सिस्टम, मतलब कैपिटल M और स्मॉल m, ये जो छोटा सा स्मॉल m है, और ये सेपरेशन कितना है भाई, तो सेपरेशन r है, ठीक है। अगर ये फ्री होता, मतलब एक दूसरे पे फोर्स नहीं लगाता, फ्री का मतलब क्या होता है, एक दूसरे पे फोर्स लगाना, जीरो हो, मीन्स तुम जाना चाहते हो जाओ जाओ, हमें उससे कोई मतलब ही नहीं है, ऐसा होना चाहिए फ्री सिस्टम। मतलब ये बताओ, फ्री मतलब फोर्स जीरो होना होगा, फोर्स जीरो होने का मतलब क्या हुआ, G(m)(m)/r², ये जीरो होना चाहिए। ये जीरो कब होगा भाई, अरे भाई कोई मास तो अपना थोड़ी छोड़ देगा, जी अपना वैल्यू थोड़ी कम कर लेगा, ये अपना मास थोड़ी छोड़ देगा, ये तो जीरो हो नहीं सकता। तो ये जीरो तभी होगा जब r हमारा क्या हो जाए, इनफाइनाइट हो जाए, मीन्स एक दूसरे से वेरी लार्ज सेपरेशन पे हो जाएं, एट वेरी लार्ज सेपरेशन हो जाएं, एट वेरी लार्ज सेपरेशन। अगर वेरी वेरी लार्ज सेपरेशन हो जाए कि एक दूसरे पे फोर्स लगाना बंद कर दें, तभी हमारा ये फ्री सिस्टम हो पाएगा, तभी हमारा ये क्या हो पाएगा, फ्री सिस्टम हो पाएगा। तो फ्री सिस्टम हुआ कब, जब हमारा इनफाइनाइट सेपरेशन है तब, ठीक है। तो ठीक है भाई, तो फ्री सिस्टम के बारे में थोड़ा और इन्फॉर्मेशन अगर कलेक्ट करें, अच्छा भाई अगर फ्री सिस्टम होना है तो सेपरेशन r को इनफाइनाइट होना पड़ेगा, r इनफाइनाइट होना पड़ेगा, तब होगा। तो ठीक है भाई, तो ऐसे कंडीशन में हम लोग चाहें तो निकाल सकते हैं इसका काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। अच्छा भाई, तो पोटेंशियल एनर्जी बताओ, तो टू मास सिस्टम है, वेरी लार्ज सेपरेशन पे है, तो क्या हो जाएगा पोटेंशियल एनर्जी, तो -G(m)m/r होता है, लेकिन इसमें r क्या करेंगे, टेंडिंग टू इनफाइनाइट करेंगे, तो ये एनर्जी क्या हो जाएगा, ये पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा, अप्रॉक्सीमेटली जीरो हो जाएगा। जब डिनोमिनेटर हमारा इनफाइनाइट पे टेंड करेगा तो ये क्या हो जाएगा, वैल्यू जीरो हो जाएगा। चलो बहुत बढ़िया। काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा भाई, तो काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू कितना होता है, तो ये तो हाफ mv² होता है, हाफ mv² होता है। तो ठीक है भाई, हाफ तो जीरो नहीं हो जाएगा, m जीरो नहीं, m भी कुछ पॉजिटिव है, ये भी कुछ पॉजिटिव है, ये भी कुछ पॉजिटिव है, और v² भी कुछ पॉजिटिव है, कुछ भी है ये पॉजिटिव है। इट मीन्स काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू पॉजिटिव या जीरो होगा। चलो भाई, कोई मान लो रेस्ट में आ गया, जीरो से तो लार्ज ही होगा या जीरो होगा। काइनेटिक एनर्जी ये है, पोटेंशियल एनर्जी जीरो है, तो बताओ ऐसा फ्री सिस्टम का टोटल एनर्जी क्या हो जाएगा, तो काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। बहुत बढ़िया। काइनेटिक एनर्जी कितना, तो ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो। पोटेंशियल एनर्जी कितना, तो भाई ऑलमोस्ट इक्वल टू जीरो। इट मीन्स टोटल एनर्जी कितना आया भाई, तो ये आया ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो आया। इट मीन्स टोटल एनर्जी क्या आया भाई, टोटल एनर्जी आया ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो। इट मीन्स टोटल एनर्जी जो होना है फ्री सिस्टम का, टोटल एनर्जी ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो होता है। लेकिन अपना जो सिस्टम अभी हम लोगों ने देखा, ये अपना जो सिस्टम देखा, तो इसमें टोटल एनर्जी ये आया, निगेटिव आया। तो अगर फ्री सिस्टम होता भाई, अभी हम लोगों ने देखा कि फ्री सिस्टम का टोटल एनर्जी जो होता है वो पॉजिटिव या जीरो होता है, लेकिन क्या ये पॉजिटिव और जीरो था, नहीं था भाई, नेगेटिव था। इसका मतलब वो फ्री नहीं है। अरे जो फ्री है उसमें ये है, जो फ्री है उसमें सेपरेशन आज है, पोटेंशियल एनर्जी जीरो है, काइनेटिक एनर्जी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है। जो फ्री सिस्टम है उसमें ये होता है, और इसमें जिसमें ये होगा वैसे को तो फ्री बोल पाएंगे। इसमें ये है क्या, इसमें ये है क्या, नहीं है बाबा, नहीं है। तो ये नहीं है तो इसका मतलब फ्री नहीं है, सो फ्री नहीं है तो इसका मतलब क्या है, बाउंड है। फ्री नहीं है तो इसका मतलब क्या है, बाउंड है। बाउंड है, एक दूसरे को नहीं छोड़ सकता, एक दूसरे फोर्स लगाना बंद नहीं कर सकता, ये बाउंड सिस्टम है। निगेटिव टोटल एनर्जी मतलब बाउंड सिस्टम। चलो बहुत बढ़िया, एक कंसेप्ट समझ में आया। अब जरा ये भी समझने हैं तुम्हें कि कभी अगर हमें सिस्टम को फ्री करना है, मतलब मून अर्थ के चारों तरफ रिवॉल्व करना छोड़ दे, भाग जाए, तो क्या करोगे, हे भगवान हनुमान, मून को ऐसा थप्पड़ लगा कि वो इतना काइनेटिक एनर्जी उसको मिल जाए कि वो अर्थ का ग्रेविटेशनल पुल भूल जाए और परमानेंटली स्केप कर जाए।
तो अगर कोई बाउंड सिस्टम को फ्री करना चाहते हो तो फ्री सिस्टम का तो ये कंडीशन है भाई। तो अगर इस कैपिटल एम के इन्फ्लुएंस से इसको फ्री करना चाहते हो, टू मेक स्मॉल एम फ्री, ठीक है, फ्री मतलब बिल्कुल फ्री, अनबाउंड हो जाए फ्रॉम कैपिटल एम, मतलब इसके इन्फ्लुएंस से बाहर चला जाए, इट्स टोटल एनर्जी, इसका टोटल एनर्जी क्या समझ करना पड़ेगा, इस टोटल एनर्जी मस्ट बी मेड, क्या बना देना चाहिए इसको भाई, क्या कर देना पड़ेगा, मस्ट बी मेड ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तभी तो होगा, क्योंकि फ्री का ये कंडीशन होता है भाई। तुम तो नेगेटिव -100 जूल लेके बैठे हो भाई, अगर -100 जूल लेके बैठे हो तो फ्री करने के लिए तुम्हें कितना देना पड़ेगा, तो कम से कम 100 देना पड़ेगा भाई। -100 जूल अगर टोटल एनर्जी है तो कितना देना पड़ेगा, तो 100 जूल देना पड़ेगा। अगर -50 जूल लेकर के बैठे हुए हो भाई, टू मास सिस्टम, अगर -50 जूल लेके बैठे हो तो कितना हमें मिनिमम एनर्जी देना पड़ेगा, भगवान हनुमान को कितना जोर से इसको थप्पड़ मारना पड़ेगा, कितना एनर्जी इसको और दे दें एक्स्ट्रा, तो भाई कम से कम 50 जूल देने पड़ेंगे। तो वैसे ही जिसका भी ये जितना है, अगर -1000 है, -50,000 है, -50 लाख है तो 50 लाख देने पड़ेंगे। सो टू मेक द सिस्टम फ्री इस टोटल एनर्जी शुड बी मेड ग्रेटर देन इक्वल टू 0। कैसे करेंगे भाई, तो इसको एडिशनल एनर्जी सप्लाई करना पड़ेगा, एडिशनल एनर्जी सप्लाई करना पड़ेगा। तो एडिशनल एनर्जी जो रिक्वायर्ड होगा, एडिशनल एनर्जी रिक्वायर्ड टू फ्री द सिस्टम, टू फ्री द सिस्टम, इस सिस्टम को फ्री करने के लिए कितना एडिशनल एनर्जी रिक्वायर्ड होगा, उसको हम लोग बाइंडिंग एनर्जी भी बोलते हैं। इतना एनर्जी कि इसको फ्री कर दिया जाए, उसके लिए मिनिमम कितना एनर्जी देना पड़ेगा, एडिशनल एनर्जी, तो वो होगा कितना भाई, अरे तो जितना नेगेटिव है उतना ही देना पड़ेगा, यानी कि -GMM/2R था तो GMM/2R दे दो, GMM/2R दे दो। इतना दे दोगे तो ये तुमने दे दिया 100 जूल और -100 जूल इसका था, या -50 जूल था, तुमने 50 दे दिया, तो टोटल एनर्जी 0 हो गया। इट मीन्स टू फ्री द सिस्टम मिनिमम एडिशनल एनर्जी रिक्वायर्ड, मिनिमम एडिशनल, ठीक है, ये हम लोग ऐसा समझ सकते हैं कि मिनिमम एडिशनल एनर्जी रिक्वायर्ड, मिनिमम एडिशनल एनर्जी रिक्वायर्ड टू फ्री द सिस्टम इज दिस। और ये कितना देना पड़ेगा, यानी कि टोटल एनर्जी जितना निगेटिव था ना उसका और निगेटिव कर दें। तो टोटल एनर्जी था -GMM/2R, तो ये +GMM/2R, -100 जूल था तो 100 जूल, यानी जितना टोटल एनर्जी है तो खुद ही निगेटिव होता है, उसमें एक निगेटिव डाल के पॉजिटिव कर दिया। सो इतना एनर्जी रिक्वायर्ड है, तो दिस इज कॉल्ड बाइंडिंग एनर्जी ऑफ द सैटेलाइट। ये सैटेलाइट का बाइंडिंग एनर्जी है। इट मीन्स इतना एनर्जी दो तो सैटेलाइट भूल जाएगा कि किसके अराउंड हमें रिवॉल्व करना था, किसके अराउंड कर रहे थे। ये हो गया फ्री सिस्टम का कंडीशन। फ्री करना है तो इतना तुम्हें देना पड़ेगा, यानी सैटेलाइट का एनर्जी इतना तुम्हें एडिशनली प्रोवाइड करना पड़ेगा। अच्छा, तो इससे कुछ और भी पता लगता है जो कि माइंड में सेट रहे तो ऑब्जेक्टिव सॉल्व करना इजी हो जाएगा। कैसे भाई, तो देखो टोटल एनर्जी जो था -E था, याद होगा। काइनेटिक एनर्जी अगर E होता है तो पोटेंशियल एनर्जी कितना होता है भाई, तो -2 टाइम्स E होता है, और टोटल एनर्जी जब दोनों ऐड करते थे तो -E होता था। तो बाइंडिंग एनर्जी कितना हुआ भाई, तो मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू मिनिमम एडिशनल एनर्जी जो देना पड़े फ्री करने के लिए वो कितना, तो E। तो इतना और एनर्जी दे दो भाई, और पहले से इसके पास काइनेटिक एनर्जी ये है, तो इसका मतलब ये हो गया कि तुम्हें जितना काइनेटिक एनर्जी है, E के काइनेटिक एनर्जी है, तो तुम्हें E के एडिशनली देना पड़ रहा है। इट मीन्स टू फ्री द सिस्टम, टू फ्री द सिस्टम, सिस्टम को फ्री करने के लिए। कौन सा सिस्टम को फ्री करना भाई, कैपिटल M प्लस स्मॉल m, ये जो सिस्टम बन पड़ा है इसको फ्री करने के लिए, एक दूसरे से फ्री करने के लिए एडिशनल रिक्वायर्ड जो देना पड़ रहा है वो हमारा उतना ही है जितना काइनेटिक एनर्जी ऑलरेडी इसके पास है। वी नीड टू डबल द काइनेटिक एनर्जी। इसका मतलब है डबल द काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू को डबल करने पड़ेंगे। जितना तो है ही, इतना और दे दोगे तो क्या हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी डबल हो जाएगा। काइनेटिक एनर्जी डबल हो जाएगा तो पोटेंशियल एनर्जी तो खुद ही इसका डबल होता है नेगेटिव में, और काइनेटिक एनर्जी को अगर हम लोग एक्स्ट्रा दे दें +E और, तो ये भी हो जाएगा 2E और ये भी हो जाएगा -2E, तो हमारा हो जाएगा। तो to free the system we need to double the kinetic energy at least। कम से कम इतना तो काम करना पड़ेगा। It means
कम से कम परसेंटेज इंक्रीमेंट इन काइनेटिक एनर्जी ये पूछ दिया जाता है ऑब्जेक्टिव में, परसेंटेज इंक्रीमेंट इन काइनेटिक एनर्जी कितना होगा, परसेंटेज इंक्रीमेंट इन काइनेटिक एनर्जी फॉर मेकिंग सिस्टम फ्री, फॉर मेकिंग सिस्टम फ्री, सिस्टम को फ्री करने के लिए काइनेटिक एनर्जी का परसेंटेज इंक्रीमेंट कम से कम कितना करना पड़ेगा भाई, तो 100%। क्यों भाई, क्योंकि जितना था उतना और इंक्रीमेंट करना है, तो इसका मतलब 100% इंक्रीमेंट करना है, मीन्स डबल कर देना है काइनेटिक एनर्जी को, तो हो जाएगा। जितना काइनेटिक एनर्जी है उतना भगवान हनुमान और मार दें मून पे तो मून भाग जाएगा। क्लियर है यहाँ तक समझ गए। चलो, इससे अब रिलेटेड एक कॉन्सेप्ट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। वो क्या है भाई, तो वो है एस्केप वेलोसिटी का। वो जरा समझा जाए, एस्केप वेलोसिटी, एस्केप वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट समझा जाए। मीन्स अगर सैटेलाइट को एस्केप कराना चाहते हो, देखो ध्यान से, सैटेलाइट को अगर एस्केप कराना होता है, फॉर सैटेलाइट जो रिवॉल्व कर रहा है उसको एस्केप कराना है, तो उसका काइनेटिक एनर्जी को क्या करने पड़ेंगे, डबल करने पड़ेंगे। काइनेटिक एनर्जी न्यू डैश इज 2 टाइम्स काइनेटिक एनर्जी पहले वाला। मीन्स जो अब हमारा डैश करने हैं वो 2 टाइम्स ई के करने हैं, मिनिमम, कम से कम तो इतना करना ही है। इससे ज़्यादा कर दोगे तो बहुत बढ़िया और अच्छा हो जाएगा। मीन्स इनफाइनाइट पे पहुंच के भी अपना काइनेटिक एनर्जी रखेगा। सैटेलाइट का तो भाई डबल करने पड़ेंगे काइनेटिक एनर्जी। मीन्स जो ½ mv² था, तो इसका ठीक है, कई भी पूछा जाता है कि अच्छा कितना % इंक्रीमेंट करना पड़ेगा काइनेटिक एनर्जी में, तो आप बोलोगे 100% इंक्रीमेंट करना पड़ेगा भाई, डबल करने पड़ेंगे। कभी पूछ दिया था कितना % स्पीड में इंक्रीमेंट करना पड़ेगा। अच्छा, तो जब स्पीड में पूछ दिया जाए तो जरा देखो क्या करना पड़ेगा। मीन्स न्यू स्पीड तुम्हें कितना ज़्यादा देना पड़ जाएगा वो बताओ। तो भाई काइनेटिक एनर्जी को डबल करना है, मीन्स न्यू काइनेटिक एनर्जी हमारा ऐसा हो जाना चाहिए, न्यू काइनेटिक एनर्जी जो हो जाना चाहिए वो ऐसा होना चाहिए। स्पीड में कितना इंक्रीमेंट करें, तो चलो भाई जरा इसका परसेंटेज कैसे निकालेंगे। तो तुम्हें क्या चाहिए भाई, फ्री करने के लिए ये डबल वैल्यू का हो जाए। मीन्स न्यू स्पीड की बात करें तो अगर वो √2 टाइम्स v0 हो जाए, अगर न्यू स्पीड हमारा √2 टाइम्स v0 हो जाए तो न्यू काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा भाई, तो √2 टाइम्स v0 का स्क्वायर हो जाएगा। होगा कि नहीं, √2 टाइम्स v0 का स्क्वायर हो जाएगा, मीन्स 2 टाइम्स ½ mv0² हो जाएगा। और जैसे ही ये हुआ तो हमारा काम बन जाएगा। मीन्स ई के डैश जो हमारा जैसे ही ये हुआ तो इसका मतलब वो फ्री हो जाएगा। सो हम लोगों को स्पीड के मामले में ये स्पीड कर देने पड़ेंगे, काइनेटिक एनर्जी के मामले में 2 काइनेटिक एनर्जी कर देने पड़ेंगे, स्पीड के मामले में ये करना पड़ेगा। 2 टाइम्स करने का मतलब है 100% का इंक्रीमेंट, √2 टाइम्स कर दिया, v0 डैश इज इक्वल टू 1.414 v0। ये जैसे ही आया इसका मतलब परसेंटेज इंक्रीमेंट इन v क्या हुआ, स्पीड में कितना परसेंटेज इंक्रीमेंट करने पड़ेंगे कम से कम भाई, तो देखो स्पीड को बनाने पड़ेंगे 1.414 टाइम्स, इसका मतलब 41.4% से इंक्रीमेंट करने पड़ेंगे। नहीं समझे ये कैसे हो गया। अरे भाई कोई 1.2 अगर हो जाए v डैश तो बोलोगे ना कि 20% का इंक्रीमेंट हुआ, 20% का। अगर v डैश हमारा 1 ही रह जाए, 1, तो बोलोगे कोई इंक्रीमेंट नहीं भाई करना पड़ा। अगर मान लो ये 1.5 हो जाए तो इसका मतलब क्या है, 50% इंक्रीमेंट करना पड़ा। अगर ये मान लो 1.07 हो जाए तो इसका मतलब 7% इंक्रीमेंट करना पड़ा। 1.414 हो जाए तो 41.4% करना पड़ा। फिर भी अगर खोपड़ी कम काम करता हो मैथमेटिकली तो आप ऐसा देख सकते हो भाई, परसेंटेज इंक्रीमेंट निकालना चाहते हो स्पीड में तो भाई इंक्रीमेंट कितना करना पड़ा डिवाइडेड बाय ओरिजिनल, ये हो गया फ्रैक्शनल इंक्रीमेंट। ऐसा भी तो पूछा जा सकता है फ्रैक्शनल इंक्रीमेंट कितना करना पड़ेगा, परसेंटेज पूछा जाएगा तो ये है, फ्रैक्शनल पूछा जाए तो ये है। तो ठीक है भाई, परसेंटेज इंक्रीमेंट इन स्पीड विल बी इक्वल टू v डैश कितना, तो 1.414 v0, ठीक है, माइनस v0 डिवाइडेड बाई v0 इंटू 100%। इतना हमें परसेंटेज इंक्रीमेंट इन स्पीड करने पड़ेंगे। तो दिस विल बी इक्वल टू 1.414 माइनस 1, यहाँ v0 कॉमन ले लोगे भाई, v0 कॉमन ले लिए तो 1.414 में से 1 सब्ट्रैक्ट हो गया तो क्या मिलेगा भाई, तो 0.414 ये मिलेगा। 1.414 में से 1 सब्ट्रैक्ट हो गया डिवाइडेड बाई v0 इंटू 100। ठीक है भाई, तो यहाँ से क्या मिल गया, v0 कैंसिल हो गया और इसमें जब 100 मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिलेगा 41.4%। तो इतना हमें काइनेटिक एनर्जी में इंक्रीमेंट करने होंगे। ये स्पीड में 41% का इंक्रीमेंट मिनिमम, मिनिमम बोला जाए अगर इंटीजर में लिखना होगा तो मिनिमम 42% का इंक्रीमेंट करने पड़ेंगे, क्योंकि इतना तो मिनिमम चाहिए, इससे ज़्यादा करो 41 करोगे तो थोड़ा रह जाएगा, नहीं भाग पाएगा।
वापस आ जाएगा। ठीक है यहाँ तक। सो स्केप वेलोसिटी के लिए हम लोग एक सैटेलाइट का डिस्कशन किया। सैटेलाइट मोशन को स्केप कराना है, सैटेलाइट को अगर स्केप कराना है तो क्या करना पड़ेगा वो समझ गए। फिर डिलीट भी हो जा भाई, बड़ा इरेजर। ठीक है, तो सैटेलाइट को तो भाई स्केप कराने का ये कंडीशन बना, ठीक है, बहुत बढ़िया। लेकिन अब हम लोग क्या चाह रहे हैं भाई, तो सैटेलाइट को हम लोगों को एस्केप कराने के लिए काइनेटिक एनर्जी 100% का इंक्रीमेंट और स्पीड का 41.4% का मिनिमम इंक्रीमेंट चाहिए। ठीक है, अब ऐसा होता है कि ज़्यादातर एस्केप वेलोसिटी जो पूछा जाता है वो है फ्रॉम द सरफेस ऑफ द प्लैनेट, या अर्थ से। मान लो अर्थ का रेडियस r है, यहाँ के सरफेस पे स्केप वेलोसिटी मतलब मिनिमम वेलोसिटी जो इसको देना पड़े, मिनिमम वेलोसिटी सच दैट कि इट नेवर कम्स बैक। अभी तो वापस आ जा रहा है, थोड़ा और स्पीड दोगे ऐसे वापस आ जाएगा, थोड़ा और ऐसे दिए तो ये ऐसे चल करके वापस आ गया भाई इस पे, और चले दे दिया और वापस आ गया। कम दोगे स्पीड तो तुरंत ही वापस आ जाएगा, और कम दोगे तुरंत ही वापस। कितना मिनिमम स्पीड दे दें कि ये स्केप कर जाए? तो स्केप वेलोसिटी फ्रॉम द सरफेस ऑफ एनी प्लैनेट इज द मिनिमम वेलोसिटी required to be given to small m such that it never come back on this planet, that is it escapes permanently from the gravitational influence of this capital M। इस gravitational कैपिटल M जो मास है उसके इन्फ्लुएंस से, उसके प्रभाव से बाहर चला जाए, कभी इसको ये वापस पुल करके ला ना पाए। ऐसा मिनिमम वेलोसिटी को स्केप वेलोसिटी बोलते हैं। मतलब ये क्या कर दे, फ्री हो जाए सिस्टम। मिनिमम v, स्केप वेलोसिटी क्या है, मिनिमम v, जिससे कि प्रोजेक्ट करें मिनिमम v टू मेक इट फ्री, फ्री कर दें। कहाँ से भाई, तो फ्रॉम कैपिटल M के ग्रेविटेशनल पुल से फ्री कर दें। तो चलो भाई कैसे निकालेंगे, तो पहले इसका टोटल एनर्जी तो निकाल लो, जो ये यहाँ पे है इसका टोटल एनर्जी कितना है। तो काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, अरे भाई काइनेटिक एनर्जी तो तुम दे रहे हो, काइनेटिक एनर्जी तो इसको है नहीं, ये तो भाई रिवॉल्व थोड़ी कर रहा है इसके अराउंड, ये तो भाई इसी पे है, इसलिए इसको भी रेस्ट में समझा जाएगा। पहले तो जब ये प्रोजेक्शन के पहले तो रेस्ट में है, लेकिन प्रोजेक्ट किया आपने v स्पीड से, तो ये काइनेटिक एनर्जी दिया, प्लस पोटेंशियल एनर्जी कितना, हाँ पोटेंशियल एनर्जी जरूर था पहले से, -gmm/r। सेपरेशन कितना था, r ही तो था, सेपरेशन तो इतना ही था। सेपरेशन तो इस कैपिटल M का सेंटर और इस स्मॉल m का सेंटर को यही समझा जाएगा, कैपिटल R फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ, क्योंकि सरफेस पे है। सो टोटल एनर्जी हमारा कितना है भाई, तो इतना है। अगर तुम्हें फ्री करना है, इट मीन्स अगर इसको फ्री होना है फॉर सिस्टम, फॉर एस्केपिंग, अगर एस्केप करना है, एस्केपिंग के लिए ये टोटल एनर्जी क्या होना चाहिए भाई, तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। कंडीशन जान ही चुके हो, इट मीन्स ये वाला जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। इट मीन्स हाफ mv² शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू क्या भाई, तो ये माइनस वाला है जो उधर जाएगा इक्वल टू के, ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लिखा भाई, तो ये उधर जाएगा तो क्या मिलेगा, तो ये मिलेगा gmm/r। ठीक है, स्मॉल m यहाँ से क्या हो जाएगा, शहीद हो जाएगा, और v² शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू ट्वाइस gm/r, ऐसा मिलेगा हमें। इसलिए स्केप वेलोसिटी यानी मिनिमम वेलोसिटी रिक्वायर्ड जो है स्केप वेलोसिटी, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, तो मिनिमम वेलोसिटी यानी v शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू अंडर जो आया 2gm, अंडर कितना आया भाई, तो यहाँ पे आया 2g_m/r। ठीक है, सो मिनिमम वेलोसिटी कितना देना पड़ेगा स्केप कराने के लिए, उसी को तो बोलते हैं स्केप वेलोसिटी, तो वो कितना देना पड़ेगा, तो √2 gm/r देना पड़ेगा। और इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लोग लिखते हैं, अरे क्यों कैपिटल G लिख रहे हो, स्मॉल g के टर्म में लिखें। तो स्मॉल g होता क्या है भाई, अरे स्मॉल जी होता क्या है, अरे तो अर्थ के सरफेस पे हम लोग किसी का वेट लिखते हैं, किसी का क्या लिखते हैं भाई, वेट लिखते हैं। चलो इधर किसी का अगर वेट लिखते हैं तो वो क्या होता है, वो तो अर्थ का फोर्स ही तो होता है, वो अर्थ का फोर्स ही तो होता है। अर्थ अगर सरफेस पे रखा हुआ कोई स्मॉल m है, तो इस स्मॉल m का वेट क्या है, इस स्मॉल m का वेट यही है ग्रेविटेशनल फोर्स जितना अर्थ ने इस पे लगाया, यही तो इसका वेट है। और इस वेट को तुम लिखते हो mg = gmm/r²। स्मॉल m कैंसिल होता है और g का वैल्यू gm/R² होता है। इसी का तो वैल्यू रखते हैं, g का वैल्यू रखो, मास ऑफ अर्थ का वैल्यू रखो, रेडियस ऑफ अर्थ का वैल्यू रखो, तो ही तो आता है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर SI में, इसलिए तो ये g बनता है।
तो इसलिए जी का वैल्यू, स्मॉल जी का वैल्यू क्या है, कैपिटल जी एम बाई आर स्क्वायर। तो उसी के फॉर्म में अगर हम लोग स्टैंडर्ड में लिखना चाहें इस स्केप वेलोसिटी को तो क्या लिखेंगे, तो 2 और जी एम अपॉन आर स्क्वायर इंटू आर, मीन्स आर से हमने मल्टीप्लाई और डिवाइड किया सच दैट कि स्केप वेलोसिटी का रिजल्ट हमें ट्वाइस स्मॉल जी आर मिल जाए। दिस इज स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ स्केप वेलोसिटी। और इनका वैल्यू अगर रख दें, जी का वैल्यू रख दिया, आर का वैल्यू रख दिया, 6400 किलोमीटर होता है रेडियस ऑफ अर्थ, तो ये वैल्यू रखा जाता है तो ये आता है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। इट मीन्स फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ अगर हमने स्पीड दे दिया इस पेन को 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड तो ये फिर पेन वापस नहीं आएगा भाई। लेकिन इतना स्पीड क्या इजी है तुम्हें देना, दे पाओगे, नहीं दे पाओगे, मुश्किल है। तो इसलिए 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड इज द वैल्यू ऑफ स्केप वेलोसिटी फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ। लेकिन किसी दूसरे प्लेनेट के लिए लिखना होगा तो आपको ये जरूर ध्यान रखना है मेरे भाई, ये वाला मेन फॉर्मूला है। अब भाई ये थोड़ी लेके याद रखोगे, ये वाला भी है लेकिन तुम्हें जी उस प्लेनेट पे लिखना पड़ेगा, रेडियस भी उस प्लेनेट का लिखना पड़ेगा। यहाँ पे जिस प्लेनेट से मान लो मार्स है, जुपिटर है, ठीक है, वेनस है, तो उस पे से उसके सरफेस से स्केप वेलोसिटी निकालना हो तो जी का वैल्यू तो चलो फिक्स्ड है, 2 भी फिक्स्ड है, लेकिन मास ऑफ जुपिटर डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ जुपिटर लिखोगे तब काम होगा, या तो फिर जी ऑन द सरफेस ऑफ जुपिटर और रेडियस ऑफ द जुपिटर ऐसा लिखने पड़ेंगे। जिस प्लैनेट से इसको स्केप कराने हैं उस प्लैनेट का मास और रेडियस है। क्लियर है? यही अगर हम लोग मून से अगर बात करें, चलो इस पे थोड़ा सा और डिस्कशन, अगर मैं बात करूं एट मून, तो मून पे चले जाओ तो मून पे लोगों ने कैलकुलेट कर रखा है भाई कि जी मून पे जो होता है वो अर्थ से 1/6 होता है, मीन्स यहाँ 9.8 होता है अर्थ पे, तो इतना बाई 6 होता है मून पे जी का वैल्यू। तो ठीक है भाई, अगर मून पे निकालना चाहोगे स्केप वेलोसिटी मून से तो क्या करोगे, अंडर रूट जी का वैल्यू मून वाला g/6 हो जाएगा, 9.8/6 हो जाएगा, और आर रेडियस ऑफ द मून लिखने पड़ेंगे भाई। ठीक है, तो स्केप वेलोसिटी का वैल्यू तो कम आता है, रेडियस भी कम है, और g/6 ये तो और कम हो गया, इसलिए स्केप वेलोसिटी जो मून से आता है वो वेरी वेरी स्मॉल होता है। ठीक है, इस पे एक और क्वेश्चन आ जाता है भाई कि मून जो है उसके सरफेस पे एटमॉस्फेयर बहुत कम है। क्यों भाई? क्योंकि वहां से स्केप वेलोसिटी बहुत कम है वैल्यू का, स्केप वेलोसिटी बहुत कम वैल्यू का। इट मीन्स यहाँ पे जो एयर मॉलिक्यूल्स या कोई भी गैसियस मॉलिक्यूल्स हैं उनको जनरली अब स्केप वेलोसिटी बहुत कम है, मान लो अभी तुम्हें पता नहीं कितना, लेकिन मान लो 1 किलोमीटर पर सेकेंड हो, तो भाई 1 किलोमीटर पर सेकेंड मिलता रहता है, ये भागते रहते हैं, छोड़ के भाग जाते हैं, इसलिए यहाँ एटमॉस्फेयर बहुत कम है। लेकिन अर्थ पे इतना ज़्यादा स्केप वेलोसिटी है कि यहाँ पे ये अर्थ का एटमॉस्फेयर, बहुत सारे जो डस्ट हैं, ये हैं, वो हैं, एयर गैस हैं, ये एटमॉस्फेयर इतना ज़्यादा यहाँ पे मून के रिस्पेक्ट में क्यों है भाई? क्योंकि यहाँ से स्केप करना इतना आसान नहीं है, यहाँ से स्केप करना इतना आसान नहीं है, स्केप वेलोसिटी का वैल्यू हाई है, इसलिए यहाँ से स्केप करना इतना ईजी नहीं है, इसलिए बहुत ज़्यादा एटमॉस्फेयर है, इसलिए तो हम लोग यहाँ पे बोल पाते हैं, सुन पाते हैं, क्योंकि बिना एयर का तो साउंड प्रोपेगेट नहीं करता। मैं बोल रहा हूँ, तुम सुन रहे भाई, साउंड होता है तो प्रोपेगेट करता है, क्लासरूम में तो वैसा ही होता है। अभी तो हम लोगों का कुछ अलग सिस्टम बना हुआ है, कम्युनिकेशन थ्रू यूट्यूब, तो वो अलग चीज़ है। चलो अभी यहाँ पे बात करें हम लोग, तो अर्थ पे बोलना सुनना ईजी होता है, क्लास कंडक्ट करना ईजी होता है, बोलो और 100 लोग सुन रहे हैं। लेकिन मून पे ऐसा नहीं हो पाएगा, मून पे ऐसा नहीं हो पाएगा। अगर बगल में खड़ा है नोबिता और सुजुका तो बोलने के लिए नोबिता को चिल्लाना पड़ेगा, बगल में है फिर भी चिल्लाना पड़ेगा, तब जाके कुछ सुनाई होने का चांस बनता है। चलो क्लियर है, समझ गए भाई, स्केप वेलोसिटी समझ गए, सैटेलाइट मोशन हम लोग देख रहे थे, चलो ये समझ गए, बहुत बढ़िया। अब नेक्स्ट पे आ जाए, वेरिएशन इन जी। अब क्या देखना है भाई? वेरिएशन इन जी। तो अभी देखा हम लोगों ने जी का वैल्यू क्या होता है, तो जी कैपिटल M डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर होता है। ठीक है भाई, इसमें वेरिएशन देखना है, तो वेरिएशन में 2-3 फैक्टर हैं। चलो भाई, सबसे पहले तो वेरिएशन विद हाइट, नंबर 1 विद एल्टीट्यूड से कैसे, मीन्स हाइट के साथ वेरिएशन। अगर अर्थ का सरफेस है, ठीक है, अगर अर्थ का सरफेस है, ध्यान देना, अर्थ के सरफेस से h हाइट पे चले जाओगे तो यहाँ पे g का वैल्यू वो नहीं मिलेगा 9.8, वो क्या मिलेगा, वो कुछ अलग मिलेगा। कितना होगा भाई? तो यहाँ पे वेट लिखोगे, तो gm बाई ये हो गया रेडियस ऑफ अर्थ, और ये h अगर हाइट है तो यहाँ पे सेपरेशन जो हो गया, जो फोर्स लिखेंगे हम लोग वो क्या लिखेंगे भाई?
तो ये GMM इसका सेंटर है यहाँ, ये R और ये H इतना सेपरेशन है, तो ये फोर्स लगेगा भाई, एंड दिस विल बी इक्वल टू वेट, जो कि तो यहाँ से MM स्मॉल m जो है वो कैंसिल होगा, स्मॉल m कैंसिल होगा, और GH का वैल्यू मिल जाएगा G कैपिटल M बाई R प्लस H का होल स्क्वायर। क्लियर है यहाँ तक? R प्लस H का होल स्क्वायर ये काम करेगा, ये काम करेगा। और हम लोग फिर निकालते हैं GH बाई G0 करके रेशियो निकालते हैं। देखो भाई G0 मतलब अर्थ के सरफेस पे, जीरो हाइट पे, तो वो तो GM बाई R स्क्वायर होता है, वो तो GM बाई R स्क्वायर होता है। तुम्हारा H हाइट पे ये आया, तो GH बाई G0 करते हैं, तो ये GM जब रेशियो लेंगे तो GM कैंसिल हो जाएगा, GM क्या हो जाएगा? कैंसिल होगा, तो GH हो जाएगा इस तरह से R प्लस H का होल स्क्वायर, और इधर हो जाएगा ये R स्क्वायर। अब इसी को और हम लोग आगे बढ़ाते हैं, तो फाइनली जो रिजल्ट पाते हैं वो क्या आता है? तो G0 1 माइनस ट्वाइस H बाई R। ये रिजल्ट याद रखना, इस रिजल्ट पे आता है। लेकिन ये रिजल्ट वैलिड है कब? इफ़ H इज वेरी लेस देन रेडियस ऑफ द अर्थ, तब ये फॉर्मूला वैलिड है। ये अप्रॉक्सीमेट रिजल्ट है, ध्यान रखना। इसमें बाइनोमियली हम लोग एक्सपैंड करके अप्रॉक्सीमेशन करते हैं, इसलिए ये फॉर्मूला GH इज इक्वल टू G0 अर्थ के सरफेस पे यानी 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर और 1 माइनस ट्वाइस H बाई R, ये फॉर्मूला है इस कंडीशन में। ये हमारा हमेशा वैलिड है, ये ऑलवेज वैलिड है, ये ऑलवेज वैलिड है। बट ये वाला अप्रॉक्सीमेट रिजल्ट है, वैलिड ओनली इफ़ H इज वेरी लेस देन R। मतलब 2-4 किलोमीटर हो, 2-4 किलोमीटर हो, 2-4 किलोमीटर हो, 10 किलोमीटर, चलो 100 किलोमीटर तक भी मान लें, लेकिन 6400 किलोमीटर है रेडियस ऑफ अर्थ। तो इसके रिस्पेक्ट में वेरी स्मॉल होना चाहिए। जितना स्मॉल होगा उतना ही ये एक्यूरेट रिजल्ट देगा, और जितना ये लार्ज होता जाएगा इनएक्यूरेसी आता जाएगा और बहुत ज़्यादा वेरिएशन होने लग जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? मान लो हम लोग जितना रेडियस है उतने रेडियस हाइट पे चले जाएं तो कितना G का वैल्यू हो जाएगा? तो यहाँ H का वैल्यू भी अगर R कर दोगे तो ये 2R का होल स्क्वायर हो जाएगा ना भाई। 2R का होल स्क्वायर मीन्स GH अपॉन G0 जो हो जाएगा R स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2R का होल स्क्वायर, तो इसका मतलब 1/4 हो जाएगा। इसलिए GH का वैल्यू क्या हो जाएगा? तो वो हो जाएगा G0/4। ये हो जाएगा अर्थ के रेडियस, इतना रेडियस से इतना हाइट पे चले जाएं तो 1/4 हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? तो इस तरह से हम लोग वेरिएशन इन G ड्यू टू एल्टीट्यूड देखते हैं, देखते हैं। क्लियर है यहाँ तक? तो फर्स्ट फैक्टर देख लिया, अब हम लोग देखेंगे सेकंड फैक्टर, मीन्स G वेरिएशन विद डेप्थ। तो अर्थ के अंदर डेप्थ पे चलते जाएं तो उसमें वेरिएशन क्या है? तो ये अर्थ का अगर यहाँ पे देखें 0 डेप्थ पे तो वो है GM बाई R स्क्वायर, बहुत बढ़िया। और यहाँ पे अगर हम लोग अंदर चले जाएं, यहाँ पे चले जाएं, तो एक फैक्ट याद रखना कि इस रिमेनिंग रेडियस के अंदर जो होता है मास M' यही फोर्स लगाता है। ठीक है, ये पूरा मास कैपिटल M है, पूरा रेडियस कैपिटल R है, तो पूरा वाला फोर्स इस पर नहीं लगाएगा। यहाँ पे जब M0 रखोगे, मान लो कुछ भी रखोगे यहाँ पे, तो इस पर फोर्स लगाने वाले ये होंगे। इसलिए यहाँ पे हम लोग अगर बात करें M0 G D डेप्थ पे, तो वो होगा फोर्स जो इतने दूर का लगाएंगे, तो वो जब फोर्स लगाएगा तो G M' M0 अपॉन R स्क्वायर करते हैं, और ये R स्क्वायर रिमेनिंग रेडियस होता है, यानी कि ये बनता है G M' M0 और डिवाइडेड बाई R माइनस D। अगर D डेप्थ पे जाओगे तो R माइनस D। ये हम लोग चले गए कहाँ भाई? D डेप्थ पे चले गए, तो हमारा ये M0 GD ऐसे मिल जाएगा। M0 कैंसिल हो जाएगा, M' का वैल्यू रखोगे तो हमें कुछ रिजल्ट आएंगे। और फिर से देखो भाई, डेरिवेशन पे ज़्यादा जाना नहीं है, लेकिन यहाँ पे भी वही काम करेंगे। D डेप्थ पे जाएं और 0 डेप्थ पे जाएं, रेशियो जब निकालते हैं तो वह आता है 1 माइनस D अपॉन R। ये क्या आता है? 1 माइनस D अपॉन R करके निकाल सकते हो भाई। GD निकल गया तुम्हें, M0 कैंसिल करके GD निकल गया। M' का वैल्यू रख सकते हो ना भाई, इतने अंदर का मास, इतने अंदर में कितना मास होगा भाई? तो रो जो मास डेंसिटी है मल्टीप्लाइड बाई 4/3 पाई इंटू ये रिमेनिंग रेडियस जो है वो R माइनस D है, तो ये होल क्यों करोगे। इस तरह से हम लोग, और रो का वैल्यू तो लिख ही सकते हो भाई, टोटल मास कितने वॉल्यूम में है? तो 4/3 पाई R³ वॉल्यूम में है। तो ये सब रख करके हम लोग कैलकुलेट करेंगे, ये रेशियो मिलेगा, और जो मेन फॉर्मूला जो बन जाता है वो बन जाता है 1 माइनस D/R। तो ये फॉर्मूला याद रखने हैं, वेरिएशन इन G ड्यू टू डेप्थ। तो डेप्थ के साथ ऐसे वेरी करेगा। अगर D डेप्थ पे चले जाते हो तो ये होगा। इसका स्पेशल केस में अगर D 0 है तो इसका मतलब सरफेस पे हो, अगर G 0 है, D हमारा डेप्थ भी 0 है, गया ही नहीं,
तो उस कंडीशन में 0 हो गया तो ये 1 हो गया तो ये क्या हो जाएगा, G0 ही रह जाएगा। मीन्स जो होता है वही होना चाहिए जो अर्थ के सरफेस पे होता है। लेकिन डी डेप्थ पर अगर हम लोग रेडियस रख दें, अगर डी डेप्थ यहाँ चलते 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 कहाँ पहुँच गए, अर्थ के सेंटर पे, यानी कि डेप्थ कहाँ गए, डेप्थ कितना गया तो r हो गया, तो एट सेंटर हो गया। तो अगर सेंटर पे चले जाएंगे भाई मेरे, तो उस कंडीशन में हमें मिलेगा कितना, तो G0 1 माइनस डी का वैल्यू भी r हो चुका है, ये भी r है, तो ये क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। मीन्स सेंटर पे क्या मिलेगा, 0 मिलेगा, मिलना भी चाहिए। तो जैसे जैसे आप अंदर जाओगे वैसे वैसे कम होता जाएगा, और ऊपर जैसे जैसे जाओगे वो भी कम होता जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? चलो भाई बहुत बढ़िया। ये फॉर्मूला याद रखने हैं आपको, फॉर्मूला याद रखने हैं, फॉर्मूला याद रखने हैं, हाइट वाला भी और ये डेप्थ वाला भी। और इसका ग्राफ भी पूछा जाता है भाई, कि अगर हम लोग बात करें जी का विद सेपरेशन, विद सेपरेशन कैपिटल R है रेडियस ऑफ अर्थ, तो भाई जैसे अंदर में अगर है तो अंदर में ये फिक्स रहता है, अंदर में ये फिक्स रहता है भाई। और ये अगर हम लोग अंदर में देखें कि अगर हम लोग x डेप्थ, अगर x सेंटर से x डिस्टेंस पे देखें, अंदर x डिस्टेंस पे देखें, तो ये आता है प्रोपोर्शनल टू x। ठीक है, g आएगा प्रोपोर्शनल टू x। कैसे? अच्छा कैसे? तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमने एक m0 रखा, उसका वेट देखना चाहते हैं, तो m0 g एट x देखेंगे और वो होगा फोर्स, तो जी एम डैश जो इतने दूर का मास है वही तो लगाएगा, और m0 डिवाइडेड बाई ये r स्क्वायर मतलब x स्क्वायर करोगे। ठीक है भाई, m0 इंटू जी एट x, तो ये निकालेंगे g और m डैश का वैल्यू हो जाएगा रो इंटू 4/3 पाई एक्स क्यू। ये हो गया इतने दूर का मास इंटू m0 डिवाइडेड बाई x स्क्वायर। बिल्कुल ठीक बात है भाई, m0 से m0 कैंसिल हो जाएगा, और g एट x सेपरेशन फ्रॉम द सेंटर कितना होगा भाई, तो ये मिल गया तुम्हें, देखो एक्स स्क्वायर से ये क्यूब कैंसिल हो जाएगा और बच जाएगा जी रो 4/3 पाई इंटू एक्स, ये बच गया। तो ये है देखो कांस्टेंट है, इसलिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x है। इनसाइड मतलब x लेस देन r के लिए, अंदर में अगर रहें तो हमारा ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो इसलिए इसका ग्राफ इस तरह से चलता है भाई, इस तरह से चलता है। और ये वैल्यू यहाँ पे कितना हो जाएगा, तो Gm/r स्क्वायर हो जाएगा। सरफेस पे कितना हो जाएगा, Gm/r हो जाएगा। x का वैल्यू तुम r रख के देख लो, x का वैल्यू r रख के देखोगे तो तुम्हें Gm/r स्क्वायर मिल जाएगा। कैसे? देख लो भाई, अगर हम लोग अर्थ के सरफेस पे जानना चाहते हैं तो जी रो 4/3 पाई, ठीक है 4/3 पाई, और x का वैल्यू हमें लिखना है क्या, r रखना है। ठीक है भाई, r रख लो। ये देखो वैल्यू कितना आया, ये 0 हाइट पे आ गया। g और रो का वैल्यू लिखेंगे तो कितना लिखेंगे, तो m डिवाइडेड बाई 4/3 पाई r क्यू, ऐसा लिखने पड़ेंगे। तो g लिखा, रो लिखा, 4/3 पाई लिखो और r लिखो। अब जरा देखो इसमें क्या क्या कैंसिल हो गया, 4/3 पाई कैंसिल हो गया, और ये एक r से ये कैंसिल हो गया। मिला क्या हमें भाई, तो मिला Gm/r स्क्वायर। तो यही तो होता है अर्थ के सरफेस पे, तो इसलिए ये है। और बाहर में देखेंगे तो ये इस तरह से चलता है भाई, क्योंकि बाहर में जब अर्थ के सरफेस से बाहर चले गए तो ये r है, तो यहाँ पे g का वैल्यू क्या होगा भाई, तो Gm/r स्क्वायर होगा। यानी कि ये x डिस्टेंस अगर बड़े आगे चले गए, आप अर्थ के सरफेस से बाहर चले आए, तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू x स्क्वायर, क्योंकि जब बाहर निकालोगे तो ऐसा वेरिएशन आएगा। क्योंकि जब बाहर चले गए आप x डिस्टेंस पे, तो फोर्स जो लगेगा Gm/x स्क्वायर लगेगा, और यहाँ भी m0 है, यहाँ भी m0 है, तो ये कैंसिल होगा, और g एट x डिस्टेंस तो वो कितना मिलेगा, तो Gm/x स्क्वायर मिलेगा फॉर x ग्रेटर देन और इक्वल टू कैपिटल R, मतलब आउटसाइड और ऑन द सरफेस। तो ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू x स्क्वायर वाला ग्राफ बनेगा, ये ध्यान रख लेना। इसलिए बोला जाता है कि ये अंदर जाओगे, रेडियस सरफेस के अंदर जाओगे, यानी कि यहाँ है x लेस देन r के लिए, और ये इधर क्या है, x ग्रेटर देन r के लिए। ठीक है, इस तरह का ये ग्राफ होता है, तो ग्राफ पे भी क्वेश्चन आते हैं। क्लियर है यहाँ तक?
चलो बहुत बढ़िया, यहाँ तक समझ गए। वेरिएशन इन जी ड्यू टू डेप्थ समझ गए। और अब तीसरा फैक्टर भी इसमें होता है भाई। तीसरा फैक्टर क्या होता है वो भी जरा समझा जाए। दो फैक्टर समझ गए, तीसरा फैक्टर होता है नॉन स्फेरिकल शेप ऑफ अर्थ। देखो भाई ये पोलर रेडियस नॉर्थ पोल, इधर क्या है साउथ पोल, और ये क्या है इक्वेटर है। तो यहाँ इक्वेटर पे देख रहे हो रेडियस एट इक्वेटर इज ग्रेटर देन रेडियस एट पोल, लेकिन जी का वैल्यू तो होता है क्या भाई, तो GM/r² होता है। इसका मतलब कि अगर इक्वेटर पे निकालोगे तो GM/ ज़्यादा रेडियस रखोगे। ये है रेडियस एट पोल, पोल पे रेडियस कम रहता है, इक्वेटर पे ज़्यादा होता है। तो इक्वेटर पे रेडियस ज़्यादा हो जाने से क्या होगा, ये ज़्यादा रेडियस तो वैल्यू हो जाएगा कम। सो इक्वेटर पे वैल्यू विल बी लेस देन पोल पे। ठीक है, यहाँ तक ऐसा होता है। सो इफ़ वी मूव फ्रॉम इक्वेटर टूवर्ड्स पोल द वैल्यू ऑफ जी विल डिक्रीज। ठीक है, द वैल्यू ऑफ जी विल इंक्रीज। अगर हम लोग पोल की तरफ जाएंगे, यहाँ पे जी क्या होता है मैक्सिमम होता है, यहाँ पे जी क्या होता है मिनिमम होता है। इक्वेटर पे क्या होगा मिनिमम होगा, क्योंकि रेडियस बड़ा हो जाने से जी का वैल्यू कम हो जाएगा। यहाँ रेडियस कम हो जाने से यहाँ रेडियस पोलर जो है वो कम है, रेडियस इक्वेटर जो है वो ज़्यादा है। ठीक है, तो इसलिए नॉन स्फेरिकल शेप के लिए भी हम लोगों का वेरिएशन होता है, उससे भी वेरिएशन होता है और पोल पे ज़्यादा होता है। एक और इफेक्ट आता है रोटेशन का इफेक्ट। वो क्या होता है भाई, वो भी जरा हम लोग रिकॉल करें। तो ये अर्थ रोटेट कर रहा है अपने एक्सिस के अबाउट, ये नॉर्थ साउथ, और ये इक्वेटर है। अगर तो इक्वेटर से सर्टेन एंगल पे ये अगर प्लेस है, कोई पॉइंट है जिसको कि हम लोग बोलते हैं ये लैम्डा, और इसको हम लोग लैटिट्यूड बोलते हैं, लैटिट्यूड इफेक्ट भी बोलते हैं। लैटिट्यूड इफेक्ट ये क्या होता है वेरिएशन इन जी में भाई, लैटिट्यूड इफेक्ट मतलब इफेक्ट ऑफ रोटेशन ऑफ अर्थ। अर्थ रोटेट कर रहा है, रोटेशन ऑफ अर्थ का इफेक्ट। ठीक है, तो रोटेशन ऑफ अर्थ का क्या इफेक्ट है भाई, तो अर्थ रोटेट कर रहा है तो ये भी रोटेट कर रहा है, ये प्लेस भी रोटेट कर रहा है, और यहाँ पे अगर ये रोटेट करेगा तो एक इसको सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा, और इसका इफेक्ट से हमारा जो mg है, जो सेंटर की तरफ जो फोर्स लग रहा है, तो इसका एक कंपोनेंट इधर लग करके वैल्यू को डिक्रीज कर देता है। इफेक्टिव वैल्यू जो होता है हमारा वो डिक्रीज हो जाता है। mg' जो हो जाता है वो mg माइनस समथिंग होता है। वो समथिंग तो अभी डिराइव करने का है नहीं, लेकिन mg' जो होता है वो पहले वाला जो mg लग रहा था उसमें से ये कंपोनेंट बाहर, तो ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो लगता है वो m⍵² लगता है, m⍵² लगता है। और इसका एक कंपोनेंट ये लैम्डा है, तो इसका एक कंपोनेंट होता है m⍵² cos लैम्डा। ठीक है, तो यहाँ पे mg में से हमें सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा m⍵² cos लैम्डा। और इसको जब हम लोग स्मॉल r cos लैम्डा को देखते हैं तो ये कैपिटल R है, ये स्मॉल r है, और ये लैम्डा है। तो cos लैम्डा का वैल्यू होता है स्मॉल r अपॉन कैपिटल R। ठीक है भाई, क्लियर है यहाँ तक। स्मॉल r cos लैम्डा का वैल्यू होता है स्मॉल r अपॉन कैपिटल R। तो इस तरह से हम लोग, और r का वैल्यू हम लोग स्मॉल r का वैल्यू लिखना चाहें तो स्मॉल r का वैल्यू लिख सकते हैं कैपिटल R cos लैम्डा। क्या लिख सकते हैं, स्मॉल r का वैल्यू कैपिटल R cos लैम्डा। तो इससे हम लोगों को क्या मिलता है भाई, तो mg' जो यही g' इफेक्टिव g है वो mg जो होता, अगर ये रोटेट नहीं करता तो कुछ भी इससे सब्ट्रैक्ट नहीं होता, तो mg होता, उसमें से ये वाला कंपोनेंट सब्ट्रैक्ट करने पड़ेंगे। ये अगर 20 है, ये अगर 2 है, तो भाई 2 तो सब्ट्रैक्ट करो, 18 ही रह जाएगा ना, 20 - 2, तो ये कंपोनेंट सब्ट्रैक्ट करने पड़ेंगे। m⍵² जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, क्योंकि इसके अबाउट ये प्लेस इसके अबाउट रोटेट कर रहा है भाई, इस सेंटर के अबाउट, तो इससे अवे निकाल दिया, इसका कंपोनेंट इधर ये हो गया m⍵² cos लैम्डा, ये वैल्यू यहाँ रख दिया, और स्मॉल r है कैपिटल R cos लैम्डा। तो यहाँ पे हम लोग वैल्यू रखते हैं, mm कैंसिल कर दिया, g' का वैल्यू हो गया g माइनस, और m तो कैंसिल हो चुका है, ⍵², स्मॉल r का वैल्यू कैपिटल R cos लैम्डा रखा, और एक और cos लैम्डा तो पहले से है। तो ये फाइनली वैल्यू हमें मिल जाता है g माइनस ⍵²R cos² लैम्डा। दिस इज़ द फाइनल रिजल्ट, जो कि हम लोग रोटेशन ऑफ अर्थ का इफेक्ट अगर जानना हो तो यही समझते हैं हम लोग, यही फाइनल रिजल्ट है रोटेशन ऑफ अर्थ के लिए। अगर लैम्डा हमारा 0 हो, इफ़ लैम्डा इज़ 0, लैम्डा 0 होना मतलब इक्वेटर पे, मीन्स एट कहाँ पे है भाई, तो एट इक्वेटर पे हैं, तो इक्वेटर पे हैं तो g' का वैल्यू g माइनस ⍵²R हो जाएगा। क्यों, cos लैम्डा इज इक्वल टू 1। तो इसलिए ये हमारा मिनिमम g है, क्योंकि बहुत ज़्यादा सब्ट्रैक्ट हो गया भाई इसमें से, इस g में से देख रहे हो बहुत ज़्यादा सब्ट्रैक्ट हो गया। लेकिन अगर हम लोग लैम्डा इज इक्वल टू 90 डिग्री
प्लस माइनस 90 डिग्री मीन्स पोल पे पहुंचे, प्लस पोल प्लस 90 या माइनस 90, पोल पे पहुंचे एट पोल्स। तो पोल्स पे अगर देखेंगे तो उस कंडीशन में कॉस लैम्डा क्या हो जाएगा भाई, तो कॉस लैम्डा हमारा कॉस 90 डिग्री मीन्स 0 हो जाएगा, कॉस 90 डिग्री मीन्स 0 हो जाएगा। तो उस समय जी डैश का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो जी माइनस ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर लैम्डा, तो 0 सब्ट्रैक्ट हो रहा है, इट मीन्स जी ही रह गया। इसलिए यहाँ पे जी जो होता है पोल पे, जी एट पोल इज मैक्सिमम जी, मीन्स ये वाला इफेक्ट भी हमारा पोल पे कहता है कि मैक्सिमम होगा, पोल पे हमारा जी का वैल्यू मैक्सिमम होगा, इक्वेटर पे मिनिमम होगा। इसको हम लोग बोलते हैं लैटिट्यूड इफेक्ट और रोटेशन ऑफ अर्थ का इफेक्ट। तो इस तरह से वेरिएशन इन जी का ये भी फॉर्मूला याद रखने हैं। लैटिट्यूड होता है इक्वेटोरियल प्लेन, इक्वेटर वाला प्लेन से कितने एंगल पे ये प्लेस है जहाँ पे ये ब्लॉक रख करके उस पर इफेक्टिव वेट हम लोग देख रहे हैं, उस पर इफेक्टिव वेट देख रहे हैं। चलो देख लिया वेरिएशन इन जी। अब आगे देखते हैं हम लोग ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी। ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 12th में जैसे पढ़ते हैं वैसे यहाँ ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी। देखो भाई कोई भी मास हो, इससे सर्टेन डिस्टेंस पे अगर ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी निकालना है तो ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी एट ए पॉइंट इज नेट फोर्स एक्सपीरियंस्ड, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट पी इज नेट फोर्स एक्सपीरियंस बाई 1 kg मास एट पी पॉइंट। पी पॉइंट पे अगर निकालना है तो पी पे 1 kg मास पे लगने वाला फोर्स होता है, ठीक है। ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट इज नेट फोर्स एक्सपीरियंस बाय यूनिट मास प्लेस एट दैट पॉइंट, ठीक है, ये निकालना होता है। क्लियर है। तो ये अगर मान लो m मास से हम लोग निकालना चाहें कि m मास से r डिस्टेंस पे कितना है ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी, तो निकाल सकते हो। कैसे भाई, तो उस पर देखो कितना फोर्स लगेगा, यानी कि फोर्स देखो यहाँ पे एक टेस्ट मास हम लोग यूनिट मास पे कैसे पता लगेगा फोर्स भाई, तो यूनिट मास पे फोर्स निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो m0 वहाँ इमेजिन किया कि m0 है, तो m0 पे लगने वाला फोर्स डिवाइडेड बाई m0 कर देंगे तो यूनिट मास पे लगने वाला फोर्स मिल जाएगा। नहीं तो कोई बात नहीं है, आप निकालो यूनिट मास पे लगने वाला फोर्स अपने आप मिल जाएगा। मीन्स इंटेंसिटी जो होगा फोर्स ऑन 1 kg होता है ना, चलो ठीक है भाई, तो 1 kg होता है तो ये हो गया जी एम इंटू ये 1 kg, जी एम एम बाई आर स्क्वायर, यही हो गया। और 1 kg दिखाई थोड़ी देगा तो वो क्या हो जाएगा, जी एम बाई आर स्क्वायर, ऐसा बन जाएगा भाई इंटेंसिटी एट पॉइंट पी। तो ऐसे निकाल सकते हो, या फिर यूँ हम लोग बोलते हैं कि जिस पॉइंट पे भी इंटेंसिटी निकालना हो वहाँ एक टेस्ट मास हम लोग इमेजिन करते हैं। टेस्ट मास इसलिए नाम दे रहे हैं क्योंकि इसी से टेस्ट करेंगे कितना इंटेंसिटी है, तो उस पे लगने वाला फोर्स डिवाइडेड बाई m0 कर दोगे तब भी मिल जाएगा। तो भाई वहाँ पे रखा तो फोर्स कितना लगा, जी एम m0 अपॉन आर स्क्वायर लगा, डिवाइडेड बाई m0 करेंगे, m0 कैंसिल हो जाएगा और क्या मिलेगा भाई, तो जी एम अपॉन आर स्क्वायर, जी एम अपॉन आर स्क्वायर, ये मिल जाएगा इंटेंसिटी एट पॉइंट पी। ठीक है, इस तरह से हमें इंटेंसिटी मिल जाएगा। तो ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी इस तरह से हम लोग निकालते हैं, डिफाइन करते हैं। लेकिन हम लोग का जो ज़्यादातर क्वेश्चन आते हैं वो कैसे आता है भाई, तो वो ऐसा आता है कि ये सब डिफिनीशन वाली बात हो गई। अब किसी पॉइंट पे मान लो यहाँ पे ये भी मास है, ये भी मास है, ये भी मास है, ये भी मास है, अब यहाँ निकालना है इंटेंसिटी, ये है पी पॉइंट। अब ये बहुत सारे मास है भाई, तो इसका अपना सेपरेशन, ये अपना फोर्स अपने हिसाब से लगाएगा। यहाँ टेस्ट मास रखोगे तो ये अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, m2 है वो अपने r2 के हिसाब से अलग अट्रैक्ट करेगा, m3 है वो अपने हिसाब से अट्रैक्ट, m4 है अपने हिसाब से अट्रैक्ट करेगा, कोई इधर मान लो m5 है तो ये अपनी तरफ से अट्रैक्ट करेगा। तो यहाँ पे f1 फोर्स, f2 फोर्स, f3 फोर्स, f4 फोर्स, f5 फोर्स इस तरह से होंगे। तो हम लोग इंटेंसिटी कैसे निकालेंगे भाई, तो यही तो है, नेट फोर्स निकालने पड़ेंगे। मीन्स जितने भी फोर्स हैं उन सबको सम करने पड़ेंगे, डिवाइडेड बाई m0 करने पड़ेंगे। मीन्स ये जो इन सबको वेक्टर सम करने होंगे, क्योंकि फोर्स क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। तो f1 प्लस f2 प्लस f3 प्लस f4 इस तरह से जितने भी होंगे सबको ऐड करेंगे, डिवाइडेड बाई टेस्ट मास करेंगे। ठीक है, इस टेस्ट मास पे लगने वाले सारे फोर्सेस का वेक्टर सम करोगे। वेक्टर सम मतलब डायरेक्शन आपको ध्यान रखना है, चाहे तो IJK में लिख के कर लो या ऐसे कर लो भाई। तो ये आपको काम करने हैं, नेट फोर्स डिवाइडेड बाय मास करने हैं, इस तरह से हम लोग निकाल सकते हैं। अब फॉर एग्जांपल, अब न्यूमेरिकल का तो क्लास है नहीं ये जो हम लोग न्यूमेरिकल देखते चलें, लेकिन यहाँ पे अगर ये मान लो m है, ये भी m है, ये भी m है, ये भी m है, और यहाँ इंटेंसिटी निकालना हो तो ये m बोलेगा मेरी तरफ आ जाए f0 फोर्स से, ये बोलेगा मेरी तरफ आ जाए f0 से, मेरी तरफ f0 से, मेरी तरफ f0 से, इस तरह से कैंसिल हो जाएगा और नेट फोर्स 0 हो जाएगा, तो इंटेंसिटी भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा।
तो इस तरह से जब न्यूमेरिकल आएंगे तो उसमें तो आपको करने ही करने हैं, बहुत सारा न्यूमेरिकल करने हैं। तो ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी आपको ऐसे निकालने पड़ेंगे, और यही अगर कॉन्टिन्यूअस सिस्टम हो जाए, मान लो रिंग हो गया और इसके एक्सिस पे तुम्हें इंटेंसिटी निकालने हैं, तो खैर ये स्कूल वाले में नहीं आता, एंट्रेंस में आ सकता है, एंट्रेंस में आता है। तो ये अगर डीएम मास लेंगे तो ये यहाँ पे अट्रैक्ट करेगा कितने फोर्स से भाई, तो ये डीएफ फोर्स लगाएगा। तो ऐसे ऐसे बहुत सारे होंगे, उन सब के डीएफ फोर्स को इंटीग्रेट करने पड़ेंगे, तब जाके तुम्हें नेट फोर्स मिलेगा। यहाँ एम नॉट तो ले लिया, अब यहाँ का एलिमेंट, यहाँ का एलिमेंट, यहाँ का एलिमेंट, सारे एलिमेंट इस पर डीएफ 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 फोर्स लगाते रहेंगे। तो नेट फोर्स निकालने के लिए डीएफ फोर्स को इंटीग्रेट करने पड़ेंगे, और तब इंटेंसिटी निकालने के लिए आप डीएफ डीएफ जो इंटीग्रेट किए हो डिवाइडेड बाई एम नॉट करोगे, मिल जाएगा इंटेंसिटी। तो ऐसे निकाल सकते हैं। एक रॉड है, इससे मान लो यहाँ निकालना चाहते हो एक्स डिस्टेंस पे, तो यहाँ इंटेंसिटी निकालना हो तो यहाँ पे भी एलिमेंट लेने पड़ेंगे, बहुत सारे एलिमेंट लेने पड़ेंगे। जब हमारा न्यूमेरिकल सॉल्व करने होंगे तो यहाँ पे डी एक्स लेंथ का एलिमेंट लिया, यहाँ से मान लो एक्स लेंथ पे हमने एलिमेंट ले लिया, यहाँ से ये डिस्टेंस दे देगा कि ए डिस्टेंस पर निकालना है। तो जब एक्स लेंथ पर हमने ले लिया जिस पॉइंट पे निकालना है, तो अब इसका हम लोग लिखेंगे, इसका मास होगा dm, तो यहाँ पे df का वैल्यू लिखोगे, df का वैल्यू हो जाएगा g इंटू डी एम इंटू एम नॉट है यहाँ पे टेस्ट मास अपॉन ये सेपरेशन एक्स स्क्वायर। अब ऐसे ऐसे df को इंटीग्रेट करेंगे तो हमें मिलेगा नेट फोर्स। तो क्या मिलेगा भाई, नेट फोर्स चाहिए अगर, तो ये करने पड़ेंगे काम। अब ये वाला डीएफ भी इधर ही फोर्स लगा रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है, ये वाला एलिमेंट भी इधर ही फोर्स लगाएगा, ये वाला एलिमेंट में जब सारे एक ही तरफ लगाएंगे तो ऐड कर देंगे, ऐड करके तब डिवाइडेड बाई टेस्ट मास करेंगे तो मिलेगा हमें इंटेंसिटी का वैल्यू। तो इस तरह से फॉर्मूला कॉन्सेप्ट तो ऐसे अप्लाई करना है, बाकी तो जैसा क्वेश्चन आएगा उस हिसाब से काम करेंगे। क्लियर है यहाँ तक? आगे बढ़ते हैं हम लोग, नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल क्या होता है? इंटेंसिटी में तो हम लोग फोर्स को निकालते थे। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल किसी भी ग्रेविटेशनल फील्ड में ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट ए पॉइंट क्या होगा, तो इनफाइनाइट से लाओ, किसको लाओ, 1 kg यूनिट kg मास को, और कहाँ तक लाओ भाई, तो इस पी पॉइंट तक लाओ। जितना वर्क करना पड़ेगा, वर्क डन इन ब्रिंगिंग 1 kg मास फ्रॉम इन्फिनिटी टू द पॉइंट पी इज नोन एज पोटेंशियल एट पॉइंट पी। पोटेंशियल एट पॉइंट पी इज वर्क डन अगेंस्ट, ये वर्क डन किसके अगेंस्ट करना है, अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल फोर्स। तो वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटेशनल फोर्स इन ब्रिंगिंग यूनिट मास फ्रॉम इन्फिनिटी टू पॉइंट पी इज नोन एज पोटेंशियल एट पॉइंट पी। ठीक है भाई, तो इन्फिनिटी से जब लाओगे तो यहाँ पे जो मास है पहले से पड़ा हुआ वो उस पर फोर्स लगाएगा भाई, फोर्स लगाएगा तो उसके इक्वल एंड अपोजिट तुम फोर्स लगाओगे, उसका वर्क डन काउंट करोगे। ये जो फोर्स लगाएगा वो लगाएगा माइनस जी एम नॉट अपॉन एक्स स्क्वायर। अगर ये एम नॉट मास है और ये एम है तो एक्स डिस्टेंस पे अगर हो तो ये इतना फोर्स लगाएगा। तुम्हें किसका वर्क डन निकालने पड़ेंगे भाई, तो तुम्हें निकालने पड़ेंगे। देखो ये कैसे निकालते हैं, 1 kg को लाने का वर्क डन, तो हम लोग एम नॉट को लेके आते हैं कहाँ से, इन्फिनिटी से पॉइंट पी तक, और डिवाइडेड बाई एम नॉट कर देते हैं, तो यूनिट मास को लाने में वर्क डन मिल जाता है, पोटेंशियल एट पॉइंट मिल जाता है। तो हम लोग एम नॉट को समझो ला रहे हैं कहाँ से कहाँ तक भाई, तो इनफाइनाइट से आर सेपरेशन तक लाएंगे, क्योंकि यही आर सेपरेशन है। तो भाई इसने फोर्स लगाया, इलेक्ट्रिक जो हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स लगा है वो ये है, और एक्सटर्नल फोर्स कितना होगा, इसके इक्वल एंड अपोजिट, मतलब कितना भाई, तो जी एम नॉट डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर। इसी का तो वर्क डन निकालने हैं, तो क्या करेंगे, जी एम नॉट अपॉन एक्स स्क्वायर डी एक्स, और इसका वर्क डन निकालेंगे। एक्स का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक, इनफाइनाइट से आर तक। जब इसको हम लोग इवेलुएट करते हैं तो क्या आता है भाई, तो माइनस जी एम बाई आर आता है, माइनस जी एम बाई आर आता है। तो ये बन जाता है पोटेंशियल एट पॉइंट पी, क्योंकि ये वर्क डन निकालोगे और डिवाइडेड बाई तुम्हें एम नॉट करने पड़ेंगे। तो ये वर्क तो निकाला, डिवाइडेड बाई एम नॉट, तो एम नॉट कैंसिल हो जाएगा, और इंटीग्रेट करके ये आया फॉर्मूला। तो पोटेंशियल एट पॉइंट पी ड्यू टू एनी मास, पोटेंशियल एट सेपरेशन आर इज माइनस जी एम बाई आर। क्लियर है? ये है डिफिनीशन वाइज हमने कैलकुलेट कर लिया कि ये कितना होगा पोटेंशियल। वर्क डन यूनिट मास को लाने का वर्क डन निकालने हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, टेस्ट मास को लाते हैं, डिवाइडेड बाई टेस्ट मास कर देते हैं, यूनिट को लाने का वर्क डन मिल जाता है। तो यहाँ से एम नॉट कैंसिल होता है और ये इंटीग्रेट करके ये आ गया। अगर मान लो ऐसा हो जाए कि बहुत सारे सिस्टम हैं भाई, मान लो कोई स्क्वायर ही हो, यहाँ भी मास, यहाँ भी मास, यहाँ भी मास, ये m1 मास, तो m2 मास, तो m3 मास, तो m4 मास, इस तरह से यहाँ पोटेंशियल निकालने हैं
सेंटर पे। तो इसका हो जाएगा, अगर ये R है तो इसका हो जाएगा -GM1/R, क्योंकि यहाँ पे कोई डायरेक्शन नहीं होता, ये स्केलर क्वांटिटी है। कैसा क्वांटिटी भाई? स्केलर है, वर्क डन है, स्केलर है, इसलिए इसमें डायरेक्शन का चक्कर नहीं है। इंटेंसिटी में डायरेक्शन का होता है। इसका क्या हो जाएगा पोटेंशियल? तो वर्क डन एगेंस्ट, अगर हम लोग इसके एगेंस्ट लाएंगे तो इसका पोटेंशियल हो जाएगा -GM2/R। थर्ड वाले का हो जाएगा -GM3/R। फोर्थ वाले का क्या हो जाएगा? तो -GM4/R। इस तरह से टोटल वर्क डन जो हो जाएगा, यानी टोटल पोटेंशियल जो होगा वो ये होगा। तो वन चार्ज किसी एक मास के लिए -GM/R होता है, दूसरे मास के लिए -GM2/R2 होगा। तो जिसका जितना सेपरेशन होगा उस हिसाब से काम करेंगे। अगर ये R1 या R2 हो जाए तो अलग अलग सेपरेशन भी R1 R2 भी यूज़ करेंगे। इस तरह से डिस्क्रीट सिस्टम के लिए निकालना होता है तो हमें काम करना पड़ता है भाई -GM/RI करेंगे और इन सबको क्या करेंगे? सम करेंगे, तब जाकर मिलेगा हमें पोटेंशियल एट ए पॉइंट। तो इस पे न्यूमेरिकल करते हैं तो ऐसा ही काम करने होते हैं। ठीक है, ये हो गया पोटेंशियल। स्क्वायर में अगर रखा हुआ हो, स्क्वायर के कॉर्नर्स पे रखे हुए हैं मास, तो इस तरह से निकाल सकते हैं पोटेंशियल एट पॉइंट P। क्लियर है? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल इस तरह से निकालते हैं। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल वर्क डन है यूनिट मास को लाने का इन्फिनिटी से यहाँ तक। इंटेंसिटी तो भाई फोर्स एक्सपीरियंस्ड होता है यूनिट मास का। अब ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ये अलग चीज़ है, ये हमेशा एक सिस्टम पे होता है। देखो इंटेंसिटी एट पॉइंट P होता है, पोटेंशियल एट पॉइंट P होता है। इंटेंसिटी होता है फोर्स एक्सपीरियंस पर यूनिट मास एट P, पर यूनिट मास एट P पे रखने पे इंटेंसिटी मिलता है। और पोटेंशियल होता है वर्क डन इन ब्रिंगिंग यूनिट मास, यानी कि m0 मास को लाओ इनफाइनाइट से P तक लाओ और डिवाइडेड बाई m0 कर दो तो यूनिट मास को लाने का वर्क डन मिल जाता है इनफाइनाइट से P तक के लाने का। ठीक है, इस तरह से निकालते हैं हम लोग। तो ये एक पॉइंट का प्रॉपर्टी है पोटेंशियल, इंटेंसिटी एक पॉइंट का प्रॉपर्टी है और पोटेंशियल एनर्जी एक सिस्टम का प्रॉपर्टी होता है। यही सब पॉइंट से मतलब नहीं है। इसमें दो मास अगर R सेपरेशन पे हैं, M1 है M2 है, R सेपरेशन पे हैं, तो इस सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी -GM1M2/R है। चाहे वो कहीं रहे उससे कोई मतलब नहीं है, ये इसके इधर रहे उससे कोई मतलब नहीं है। R सेपरेशन है तो इतना पोटेंशियल एनर्जी है, यानी पॉइंट से यहाँ मतलब नहीं होता है, यहाँ एक सिस्टम का होता है। तो सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी हमेशा ये एक सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी पर्टिकुलर कन्फिग्रेशन में होता है। तो ये हम लोगों ने वर्क पावर एनर्जी में भी थोड़ा देखा था, कहाँ से आया -GM1M2/R। ये होता है, देखो पोटेंशियल एनर्जी फॉर एनी सिस्टम इज वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटेशनल फोर्स। यहाँ ग्रेविटेशनल की बात करेंगे। इन असेंबलिंग द सिस्टम फ्रॉम रेफरेंस टू प्रेजेंट कन्फिग्रेशन। मतलब टू मास सिस्टम है तो भाई एक दूसरे से इनफाइनाइट पे था, तो हमारा जब इनफाइनाइट पे था तो रेफरेंस था, पोटेंशियल एनर्जी 0 था। M1 को लाए 0 वर्क डन करना पड़ा, लेकिन M2 को लाए तो वर्क डन करना पड़ा, और ये वर्क डन कितना करना पड़ा? -GM1M2/R करना पड़ा। इसलिए पोटेंशियल एनर्जी मिल गया -GM1M2/R। याद होगा, ये मैंने वर्क पावर एनर्जी में भी कराया था। फर्स्ट को लाने का क्योंकि कोई था ही नहीं तो वर्क नहीं करना पड़ा, पहले से जो कोई रहेगा तब तो फोर्स लगाएगा। लेकिन जब सेकंड को लाओगे M2 को इनफाइनाइट से, तो ये पहले से है, ये फोर्स लगाएगा और इंटीग्रेट करके हमें वर्क डन निकालने पड़ेंगे, क्योंकि ये इनफाइनाइट से आया है लेकिन अब R आ चुका। तो रेफरेंस होता है इनफाइनाइट पे, तो रेफरेंस से प्रेजेंट कन्फिग्रेशन में असेंबल करने में अगेंस्ट ग्रेविटेशनल फोर्स जो वर्क करना पड़ेगा वो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम बनेगा। टू मास सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी R सेपरेशन पे है तो यही रहेगा। ठीक है, अगर 3 मास हो जाए सिस्टम, अगर 3 मास हो जाए तो भाई ठीक है वैसे ही निकालेंगे। एक M1 है, एक M2 है, एक M3 है, मान लो यहाँ R12 सेपरेशन है, यहाँ R13 सेपरेशन है, यहाँ R23 सेपरेशन है। ऐसे 3 मास सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी निकालना चाहते हो तो क्या करेंगे भाई? तो फर्स्ट को लाने का वर्क डन क्या करेंगे? फर्स्ट को लाने का वर्क डन प्लस सेकंड को लाने का वर्क डन प्लस थर्ड को लाने का वर्क डन, ऐसे निकालते हैं हम लोग। फर्स्ट को लाने का वर्क डन क्या हो जाएगा भाई? तो -G। देखो भाई फर्स्ट को लाया तो वर्क डन 0 रहा, फर्स्ट को लाने का वर्क डन 0 है। सेकंड को जब लाएंगे तो M1 के प्रेजेंस में M2 लाएंगे तो वो हो जाएगा -GM1M2/R12। थर्ड को जब लाएंगे तो थर्ड को लाने के पहले दो हैं पहलवान, पहले से ये भी फोर्स लगाएगा, ये भी फोर्स लगाएगा, उनके अगेंस्ट हमें लगा के वर्क करने पड़ेंगे। इसलिए थर्ड को लाने का है -GM1 के अगेंस्ट वर्क डन होगा -GM1M3/R13, और
M2 के अगेंस्ट होगा माइनस जी M2 M3 डिवाइडेड बाई R23, ये हो जाएगा। सो थर्ड को लाने का ये वर्क डन हुआ, सेकंड को लाने का ये वर्क डन हुआ, फर्स्ट को लाने का ये वर्क डन हुआ। इस तरह से टोटल कर दोगे तो मिल जाएगा तुम्हें इस सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी 3 पॉइंट मास सिस्टम। इसका एक और भी मेथड है कि किसी भी सिस्टम का डिस्क्रीट सिस्टम है, अलग अलग मास लोकेटेड है, तो जितने भी पेयर हैं उन सब का पोटेंशियल एनर्जी लिखेंगे, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ईच पॉसिबल पेयर। ठीक है, सारे पेयर का पोटेंशियल एनर्जी लिखने। तो देखो यहाँ पे पेयर हैं, एक पेयर, दो पेयर और तीसरा पेयर, एक M1 M2 वाला। कौन कौन है भाई? तो पोटेंशियल एनर्जी M1 M2 वाला, पोटेंशियल एनर्जी M1 M3 वाला, पोटेंशियल एनर्जी 2 और 3 वाला। तो यहाँ पे ऐसे लिखोगे माइनस जी M1 M2 डिवाइडेड बाई R12 माइनस जी M1 M3 डिवाइडेड बाई R13 प्लस माइनस जी M2 M3 डिवाइडेड बाई R23। ठीक है, इस तरह से हम लोग निकाल सकते हैं। ये वाला रिजल्ट दोनों सेम ही है। तो पोटेंशियल एनर्जी हमेशा एक सिस्टम का होता है, इसलिए पॉइंट प्रॉपर्टी नहीं है, ये हमेशा एक सिस्टम का प्रॉपर्टी है। क्लियर है? यहाँ तक निकाल लोगे। चलो वेटलेसनेस देखें हम लोग, जब भी क्वेश्चन आएगा तो वैसा काम करना है। क्वेश्चन प्रैक्टिस तो आपको करना ही है, CBSE वाले क्लास में भी कराया था। आज का काम है सिर्फ कंसेप्ट को जल्दी जल्दी रिवाइज करना और मेन फार्मूलाज को जानना विद बैकग्राउंड, विद वैलिडिटी कंडीशन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वेटलेसनेस क्या होता है? स्टेट ऑफ नॉट फीलिंग वेट, स्टेट ऑफ नॉट फीलिंग एनी वेट। कोई भी वेट हम लोग एक्सपीरियंस नहीं कर पाए, नॉट एक्सपीरियंसिंग, नॉट फीलिंग और नॉट एक्सपीरियंसिंग एनी वेट, कोई वेट नहीं है। तो इसका 3 तो हम लोगों को जानने हैं। देखो भाई, एट सेंटर ऑफ अर्थ, तो अभी हम लोगों ने थोड़ी देर पहले देखा था, एट सेंटर ऑफ अर्थ वेटलेसनेस होगा। क्यों भाई? क्योंकि G एट D डेप्थ होता था, याद होगा, G0 इंटू 1 माइनस D बाई R। तो सेंटर पे अगर जाना है तो D इज इक्वल टू R, डेप्थ R कर लें तो सेंटर पे आया था, याद होगा, जब D का वैल्यू R हो जाएगा तो 1 1 कैंसिल होकर के 0 मिल जाएगा। लेकिन सेंटर पे वेटलेसनेस है। अगर अर्थ के सेंटर पे चले जाओ और यहाँ पे एक वेइंग मशीन रख लो और तुम इस पर खड़े हो जाओ, तुम्हारा टिकट जो आएगा वो 0 रीडिंग आएगा, कोई भी वेट ही नहीं है। वेइंग मशीन क्या वेट देता है भाई? वेइंग मशीन वेट देता है कि तुम कितना फोर्स इस पे लगा रहे हो और इसको कितना लगाना पड़ रहा है। तो ये नॉर्मल का वैल्यू डिवाइडेड बाई 9.8 kg, यही तो रीडिंग होता है भाई, यही रीडिंग होता है। तो वेइंग मशीन यहाँ पे जब mg ही नहीं है, g ही नहीं है, g ही 0 है, तो जी जब 0 है इफेक्टिवली तो वेट लग ही नहीं रहा, तो तुम्हें भी नहीं लगाने पड़ेंगे, तुम्हें भी नॉर्मल नहीं लगाने पड़ेंगे, इसलिए नॉर्मल भी 0 होगा और वेट भी 0 होगा। वेटलेसनेस एट द सेंटर ऑफ अर्थ। चलो दूसरा कंडीशन वेटलेसनेस का बनता है सैटेलाइट में। सैटेलाइट में भी कैसे भाई? तो किसी सैटेलाइट में मान लो कोई सैटेलाइट रिवॉल्व हो रहा है, सैटेलाइट एक रूम टाइप का है समझो, और इसमें वेइंग मशीन लेकर के बैठ जाए और इस पर ब्लॉक रख दो, तो इसका भी वेट क्या आएगा? 0 आएगा। क्यों आएगा वेट 0? ये भी अगर जानना चाहो तो कोई बात नहीं है, जान सकते हो भाई। तो इस पर लगने वाला भी फोर्स एनालिसिस करें हम लोग, इसका फोर्स एनालिसिस करें तो यहाँ पर फोर्स जो लग रहा है, एक तो अर्थ की तरफ लग रहा है, यहाँ दिखाऊँ अगर ध्यान दो, इसको मैं अगर दिखाऊं तो ये एक अर्थ की तरफ फोर्स लग रहा है, ये हमारा है Gm0 अपॉन R², ये लग रहा है, ये m0 मास है समझो, ये लग रहा है नॉर्मल। चलो भाई नॉर्मल का वैल्यू समझते हैं, ये नॉर्मल जितना होगा उस हिसाब से तो हमारा रीडिंग देगा ये वेइंग मशीन। और ये सर्कुलेट कर रहा है, कितने ऑर्बिटिंग स्पीड है भाई इसका? तो इसका ऑर्बिटिंग स्पीड जो है वो कितना होता है? तो √G कैपिटल M/R होता है भाई, ये इसका ऑर्बिटिंग स्पीड है। चलो अब हमें चाहिए नॉर्मल का वैल्यू, तो उसके लिए क्या करेंगे? नेट फोर्स टुवर्ड सेंटर इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन टुवर्ड सेंटर लिख करके और हम लोग नॉर्मल का वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। नेट फोर्स टुवर्ड सेंटर क्या है भाई? तो ये ग्रेविटेशनल फोर्स, यही हमारा mg है, यही mg है ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ग्रेविटेशनल फोर्स लिखा Gm0 अपॉन R² माइनस ये नॉर्मल फोर्स, यही है नेट फोर्स टुवर्ड सेंटर इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन टुवर्ड सेंटर, जो कि क्या होता है? एक्सेलरेशन टुवर्ड सेंटर जो होता है वो होता है v²/r। तो एक्सेलरेशन टुवर्ड सेंटर में लिख रहा हूँ v ऑर्बिटिंग स्क्वायर/r, ये लिखेंगे। तो ठीक है भाई, Gm0 अपॉन R² माइनस n' इज इक्वल टू ये m और ये ऑर्बिटिंग स्पीड का स्क्वायर, ऑर्बिटिंग स्पीड का स्क्वायर करेंगे तो ये मिल जाएगा Gm/r। ठीक है, ऑर्बिटिंग स्पीड का स्क्वायर कर दिए, डिवाइडेड बाई आर भी करने हैं, डिवाइडेड बाई आर कर दिया, ऑर्बिटिंग स्पीड का स्क्वायर। अब बताओ ये Gm, तो यहाँ पे नॉर्मल का वैल्यू क्या आएगा भाई? तो ये जो वैल्यू है Gm0/r², ये भी तो Gm0/r² है, ये m0 ही तो है, ये m0 है भाई, m0 है।
m0 मास वाला है इसलिए। तो ये क्या हो गया भाई, तो नॉर्मल का वैल्यू आ गया 0, नॉर्मल का वैल्यू 0 आ गया, मीन्स रीडिंग भी 0 आ गया, मीन्स कोई यहाँ रीडिंग नहीं दिखाएगा। सो इन केस ऑफ सैटेलाइट के अंदर जो भी होता है ना, सब फ्लोटिंग कंडीशन में होता है। पढ़ा होगा, देखा होगा, डायग्राम देखा होगा कि एस्ट्रोनॉट जो सैटेलाइट में होते हैं वो फ्लोटिंग कंडीशन में होते हैं। सर ऊपर हो गए, पैर नीचे हो गए, कुछ इधर से उधर, या सर नीचे हो गया, पैर ऊपर हो गया, कभी हॉरिजॉन्टल हो गए, तो इस तरह चलते रहते हैं, क्योंकि किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में वेट नहीं है कि फ्लोर हमारा ये है, सीलिंग ये है, नहीं भाई, सब इक्विवेलेंट है उसके लिए, सब इक्विवेलेंट है, इसलिए वेटलेसनेस फ्लोटिंग कंडीशन होता है। अगर स्पून से मान लो राइस लेते हैं, तो राइस और स्पून अगर मान लो लिया तुमने, और ये राइस क्यों स्पून में रहता है, क्योंकि वेट फोर्स काम कर रहा है। अब तुम ऐसे ले करके और सोचोगे कि खा लें तो स्पून आ जाएगा और राइस वहीं फ्लोट करता रह जाएगा। इस तरह से सब फ्लोटिंग कंडीशन में है, ठीक है, फ्लोटिंग कंडीशन में। तो ये भी वेटलेसनेस होता है। एक और वेटलेसनेस होता है फ्री फॉल में। फ्री फॉल करो, मान लो छत पे गए और यहाँ से वेइंग मशीन एक रखा और वेइंग मशीन ले करके और इसी पे ब्लॉक रख करके इसको फॉल करा दिए। जब ये फ्री फॉल करेगा तो भी इस ब्लॉक पे कोई नॉर्मल नहीं लगेगा और रीडिंग 0 ही रहेगा। कैसे भाई, कैसे? तो भाई इस वेट पे लगने वाला फोर्स देखो, इस पे लगने वाला फोर्स देखो, एक होगा नॉर्मल, ठीक है भाई, यही नॉर्मल जो इसका प्लेटफॉर्म लगाएगा, वेइंग मशीन का प्लेटफॉर्म, एक इस पे लगेगा इसका mg, बहुत बढ़िया, और इसका एक्सेलरेशन कितना होगा, जब फ्री फॉल ही करा दिया तो एक्सेलरेशन कितना होगा, g होगा। चलो भाई, अब हम लोग नॉर्मल का वैल्यू कैलकुलेट करें तो डाउनवर्ड में लिखना चाहते हैं कि डाउनवर्ड में एक्सेलरेट हो, नेट डाउनवर्ड फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन भी डाउनवर्ड एक्सेलरेशन। नेट डाउनवर्ड फोर्स क्या हो जाएगा, तो mg माइनस n डैश हो जाएगा, mg माइनस n डैश इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन कितना है, अरे g ही है, तो n डैश का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 0 मतलब वेटलेसनेस। सो फ्रीली फॉलिंग बॉडी भी क्या है, वेटलेसनेस दिखाएगा। क्लियर है यहाँ तक बात भाई, ये भी वेटलेसनेस दिखाएगा। बहुत बढ़िया, ये समझ गए। अब जरा एक चीज समझो, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट क्या होगा भाई, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट ऐसा जो कि जियो मीन्स अर्थ के रिस्पेक्ट में स्टेशनरी रहे, वो तभी हो सकता है भाई जबकि अर्थ रोटेट कर रहा है। तो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट ये नहीं हो सकता, क्योंकि ये इस सेंटर के अबाउट रोटेट करेगा तो ऐसे होगा, जबकि यहाँ के प्लेस के लिए ये अभी तो छत पे है। जियो स्टेशनरी मतलब रमेश अपने छत पे जाए तो देखा सैटेलाइट है, तो बाद में भी जाए 2 घंटे बाद भी तो वहीं छत पे दिखना चाहिए, फिर 3 घंटे बाद भी जाए तो वहीं दिखना चाहिए, मीन्स हमेशा उसको डेली वहीं देखना चाहिए, जब वो बूढ़ा हो जाए तब भी वहीं देखना चाहिए, तभी तो जियो स्टेशनरी समझेंगे। तो अभी तो यहाँ देख लिया, अब ये सैटेलाइट रिवॉल्व करके थोड़े टाइम के बाद यहाँ आएगा, लेकिन ये प्लेस तो भाई इस पे रोटेट कर रहा है, क्योंकि अर्थ इस एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा है, ये वाला प्लेस रोटेट करता हुआ यहाँ आया, तो इसको अपने छत पे कहाँ नजर आएगा भाई, नहीं नजर आएगा। इसका मतलब ये जियो स्टेशनरी नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, ये जियो स्टेशनरी नहीं हो सकता। यहाँ सैटेलाइट ऐसे चलेगा और यहाँ वाला प्लेस जिसको छत पे नजर आया है वो तो ऐसे चलेगा, तो इसलिए नजर नहीं आएगा हमेशा, एट ए मोमेंट भले ही नजर आ जाए। इसलिए जियो स्टेशनरी होने का एक कंडीशन ये है कि इसको क्या होना चाहिए, सैटेलाइट को इक्वेटोरियल प्लेन में होना चाहिए, इसी प्लेन में होना चाहिए, इसी प्लेन में होना चाहिए। इससे क्या होगा, चलो अभी इसके छत पे है, थोड़े टाइम के बाद ये रिवॉल्व करता हुआ ये भी तो भाई इस सेंटर के अबाउट रिवॉल्व करेगा। सैटेलाइट तो हमेशा सेंटर के अबाउट रिवॉल्व करेगा भाई, तो ये इसका सेंटर है। अभी अगर इसका टाइम पीरियड भी अगर 24 आवर्स ही हो जाए तो ये अभी इसके छत पे है, अभी जब ये रोटेट करके यहाँ पहुँचेगा ये प्लेस, तो ये वाला रोटेट करके यहाँ पहुँचेगा, इसको छत पे नजर आएगा, यहाँ पहुँचेगा जब तो इसको छत पे नजर आएगा, यहाँ पहुँचेगा तो भी छत पे नजर आएगा, यहाँ पहुँचेगा तो भी छत पे नजर आएगा, यहाँ आया तब भी छत पे नजर आ रहा है, यहाँ आया तब भी छत पे नजर, यहाँ आया तो भी छत पे नजर आ रहा है, यहाँ पे भी ऐसे ये प्लेस रोटेट करता रहेगा और ये हमेशा इसको छत पे ही नजर आएगा। मीन्स ये कैसा होना चाहिए भाई, तो इक्वेटोरियल प्लेन में। नंबर 1 कंडीशन, मस्ट बी इन इक्वेटोरियल प्लेन, मस्ट बी इन इक्वेटोरियल प्लेन, ठीक है, इक्वेटोरियल प्लेन में ही होना चाहिए। और दूसरा कंडीशन, इसका टाइम पीरियड भी 24 आवर्स ही होना चाहिए। अगर 24 आवर मान लो इक्वेटोरियल प्लेन में है, और ये भी इक्वेटोरियल प्लेन में हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी, बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन किसी का टाइम पीरियड जानते ही हो कि टाइम पीरियड का स्क्वायर प्रोपोर्शनल को, ज़्यादा बड़ा रेडियस होगा ज़्यादा बड़ा टाइम पीरियड होगा, इसलिए जो ज़्यादा बड़े रेडियस पे है इक्वेटोरियल प्लेन में उसका टाइम पीरियड 24 आवर के बदले में मान लो 36 आवर हो गए। लेकिन ये तो प्लेस जो है, ये जो प्लेस है अर्थ का जो प्लेस है वो तो भाई 24 आवर्स के हिसाब से चलेगा, तो ये तो 12 आवर में यहाँ पहुँच गया, इसका 36 आवर अगर हो जाए तो ये तो 18 आवर के बाद यहाँ पहुँचेगा, ये तो 18 आवर में यहाँ पहुँचेगा, ये हमारा 12 आवर में यहाँ पहुँच गया, ये जबकि 18 आवर में पहुँचेगा तो ये 12 आवर में यहाँ पहुँच करके रुका थोड़ी रहेगा,
कि भाई तुम आओगे, नहीं तो ये तो बाद में पहुंचेगा। ये जब यहाँ से चल करके इधर कहीं पहुंच जाएगा तब जाके ये यहाँ आएगा, तो छत पे इसको नज़र कैसे आएगा, नहीं आएगा नज़र। इसलिए टाइम पीरियड 24 आवर होना जरूरी है। जो बिल्कुल पास है वो भी क्या करेगा, वो 24 के बदले में और कम ही टाइम में ये रोटेट करेगा। 20 आवर्स में ही कर रहा था तो 10 घंटे में ही चला जाएगा, जबकि ये प्लेस 12 घंटे में जाएगा, तो फिर वो जियो स्टेशनरी नहीं रह पाएगा। सो ये 24 आवर्स ही होने चाहिए। अब 24 आवर्स होने के लिए जब टाइम पीरियड हम लोग निकालें ऐसे, देखो टाइम पीरियड का स्क्वायर कितना आया था भाई, तो टाइम पीरियड का स्क्वायर आया था 4π² अपॉन GM और ये RQ ऐसे आया था। तो इसका टाइम पीरियड का वैल्यू अगर हम लोग 24 आवर्स रखें कन्वर्टेड इनटू सेकेंड, तो यहाँ पे R का वैल्यू कैलकुलेट करें कि कितना सेपरेशन होना चाहिए फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ, तो वो आता है 36,000 प्लस 6,400 किलोमीटर, इतना आता है। तो 6,400 किलोमीटर तो रेडियस ऑफ अर्थ है, तो इसका मतलब रेडियस ऑफ अर्थ से ये वाला है हाइट ऑफ द जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। इसलिए कुछ लोग फोर्थ कंडीशन बना देते हैं कि हाइट होना चाहिए 36,000 किलोमीटर फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ। सैटेलाइट अगर इतने हाइट पे होगा तभी उसका टाइम पीरियड 24 आवर होगा और तभी ये जियो स्टेशनरी हो पाएगा, अदरवाइज नहीं हो पाएगा। तो ये दोनों आपस में लिंक्ड ही हैं, ये दोनों आपस में लिंक्ड ही हैं। टाइम पीरियड अगर 24 आवर रखोगे तो ये मिल ही जाएंगे, ठीक है। और एक कंडीशन क्या है भाई, ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाइड हो जाए, इक्वेटोरियल प्लेन में ही रहे, 24 आवर्स भी रहे, हाइट हमारा 36,000 किलोमीटर भी रहे, फिर भी कोई ज़रूरी नहीं है। मान लो सैटेलाइट ऐसे रिवॉल्व कर रहा हो और अर्थ ऐसे चल रहा हो, एक हमारा ऊपर से देखें तो एक क्लॉकवाइज चल रहा हो और एक एंटी क्लॉकवाइज, तो भाई अर्थ तो एंटी क्लॉकवाइज चलता है। टॉप से अगर देखें इधर से तो अर्थ एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करता है। और अगर जियो स्टेशनरी 24 आवर्स वाला ही ऐसे चलने लग जाए इसका 24 आवर, तब तो क्या होगा, दिखेगा नहीं रहेगा। ये रमेश तो ऐसे जा रहा है, नोबिता ऐसे जा रहा है, अभी छत पे नजर आया, और नोबिता धीरे धीरे ऐसे जा रहा है और ये वाला ऐसे चल रहा है, तो ये ऐसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। कभी कभी मुलाकात होगा इनकी, हमेशा नहीं होगा। तो एक ऐसे चल रहा हो और एक ऐसे जा रहा हो, तो कभी भी छत पे एक बार नज़र आ भी गया तो अगली बार नहीं नज़र आएगा। इसलिए सेंस ऑफ रोटेशन भी वही होना चाहिए, सेम सेंस ऑफ रोटेशन होना चाहिए, सेम सेंस ऑफ रोटेशन होना चाहिए। मीन्स अगर टॉप से देखें तो एंटी क्लॉकवाइज, टॉप से देखें तो एंटी क्लॉकवाइज होता है अर्थ का रोटेशन, तो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट का भी यही होना चाहिए, एंटी क्लॉकवाइज फ्रॉम टॉप, मतलब नॉर्थ के ऊपर से देखें तो, ठीक है। भगवान हनुमान देखेंगे नॉर्थ पे, दोनों भाई चल रहे हैं, अर्थ भी चल रहा है ऐसे ऐसे, सैटेलाइट भी चल रहा है ऐसे ऐसे, तभी होगा। या तो फिर फ्रंट से देखें तो वेस्ट टू ईस्ट होता है, वेस्ट टू ईस्ट होता है भाई। मीन्स ये है अर्थ, तो ये है नॉर्थ साउथ, और इधर है ईस्ट, इधर है वेस्ट। तो कोई भी प्लेस देखोगे तो यहाँ से निकल के आएगा और यहाँ आएगा, फिर छुप जाएगा तुम्हारे सामने से, फिर तुम्हें दिखेगा नहीं, दिखेगा नहीं, दिखेगा नहीं, फिर यहाँ आएगा, फिर दिखेगा तुम्हें। तो वेस्ट से ईस्ट जाता है, वेस्ट से ईस्ट जाता हुआ नजर आएगा, उधर तो छुपा हुआ तुम्हें दिखाई नहीं देगा। फिर यहाँ से वेस्ट से निकलेगा, इंडिया निकला और फिर यहाँ से आकर के गायब हो गया। इस तरह से ग्लोब में चल रहा है। सो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट का ये है 4th नंबर कंडीशन, समझो। तो कंडीशन समझ गए जियो स्टेशनरी सैटेलाइट का क्या क्या है भाई। तो इक्वेटोरियल प्लेन में होना चाहिए, 24 आवर्स टाइम पीरियड होना चाहिए, हाइट हमारा 36,000 किलोमीटर होना चाहिए, सेम सेंस में रोटेट करना चाहिए, तभी हमारा जियो स्टेशनरी रह पाएगा। चलो ये सारे कॉन्सेप्ट थे जो ग्रेविटेशन के क्वेश्चन में सॉल्व करने में हमें यूज़ करने होते हैं, ठीक है। आप और प्रैक्टिस करो, जो स्कूल की तैयारी करते हैं स्कूल लेवल की प्रैक्टिस करो, नीट की करते हैं नीट लेवल करो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करो, और भी जेईई का क्वेश्चंस करो, खूब प्रैक्टिस करो, जम के पढ़ो, मस्त रहो।